वेलकम बैक टू आर एस फॉर फ्री। हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान की नदियों के बारे में, और मैं अभी तक आप लोगों के साथ आंतरिक प्रवाह की नदियों की बात कर चुका हूं, और अरेबियन सी में जो जाने वाली नदियां हैं मैं उनकी बात कर चुका हूं। अब मुझे बात करनी है जो नदियां बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जाने वाली नदियों की मुझे बात करनी है। और यहाँ पे जो मुझे जो मुख्य नदियाँ पढ़नी हैं वो एक तो है चंबल। ठीक है, चंबल की ही एक ट्रिब्यूटरी है बनास। बनास भी हमें पढ़नी पड़ेगी पूरी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है वो राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है, इसके अलावा हमें एक पढ़नी है गंभीर, ये छोटी छोटी नदियां हैं, और बाणगंगा। अब हमें केवल ये 4 नदियां कवर करनी है और हमारे टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों नदियां अपने आप में पूरे चैप्टर को 50% लेके चलती हैं साथ में। ठीक है, तो ये दोनों नदियां काफ़ी बड़ी होने वाली हैं, इनके साथ काफ़ी सारी जानकारी आने वाली, तो आप तैयार रहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। ऐसी नदियाँ जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, मैं कहूँ बंगाल की खाड़ी में जाके जो समाप्त होती हैं। ठीक है, तो पहली नदी की मैं बात कर रहा हूँ वह है चंबल। चंबल का दूसरा नाम चर्मण्यवती भी है। ठीक है, इसका माइथोलॉजिकल नेम कह लो या एंशिएंट नेम कह लो आप। ठीक है, चर्मण्यवती। आप लोग चर्मण्यवती नाम क्यों पड़ा इसका, तो आप लोग इसके लिए विकिपीडिया खोल के देख लें, विकिपीडिया पे जानकारी चर्मण्यवती नाम क्यों है इसका। ठीक है, इसके अलावा इसका नाम कामधेनु भी है। ठीक है, वैसे कोई नहीं पूछने वाला इन नामों को, ऐसे क्वेश्चंस आरएस के अंदर नहीं पूछे जाते। ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम्स के अंदर पूछता है, कांस्टेबल वगैरह हो गया, ठीक है, उनके अंदर पूछ लेता है, लेकिन ये आपसे नहीं पूछने वाला। आपको केवल चंबली नाम याद रखना है। ठीक है, तो देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए मैं यहाँ पे फिर से आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि आप लोगों को डायग्राम से ही समझा दूँ सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे मैं मैप बनाऊँगा, उसी से आपको समझा दूँ, उसी से आपका काम हो जाए। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं एमपी से इसकी शुरुआत होती है। एमपी में एक जगह है, एमपी में जगह का नाम है जनापाओ की पहाड़ियाँ। ठीक है, जनापाओ हिल्स। जनापाओ की पहाड़ियाँ। ठीक है, जनापाओ पहाड़ी से इसकी शुरुआत होती है। जनापाओ की पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट अगर मैं बात करता हूँ तो इंदौर है। ठीक है, इंदौर आपको पता है एमपी में है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है और ये राजस्थान की तरफ फ्लो करना शुरू करती है। और सबसे पहले राजस्थान में जो इसकी एंट्री होती है वो होती है चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से होती है? चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में एक जगह का नाम है चौरासीगढ़। चौरासीगढ़। ठीक है, चौरासीगढ़ से इसकी एंट्री होती है राजस्थान में, और चित्तौड़ से। ठीक है, उसके बाद ये नदी जाती है कोटा में। ठीक है, कोटा के बाद ये जाती है आगे बूंदी में। ठीक है, थोड़ी सी जाती है, ज़्यादा नहीं जाती। और उसके बाद फिर से कोटा में आती है। कोटा के बाद ये जाती है सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर से ही ये नदी धीरे धीरे एमपी और राजस्थान के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाना शुरू करती है। और उसके बाद सवाई माधोपुर के बाद आता है करौली, करौली के बाद आता है धौलपुर, और धौलपुर के बाद ये राजस्थान को छोड़ देती है। मान लेते हैं हम यहाँ तक धौलपुर है, और धौलपुर के बाद ये नदी राजस्थान को छोड़ देती है, और ये नदी जाके समाप्त होती है, समाप्त तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा ड्रेन होती है, अपना पानी गिरा देती है। किसमें? यमुना में गिरा देती है। ठीक है, यमुना में किस जगह गिराती है? जगह का नाम है मुरादगंज। मुरादगंज आगरा के पास एक जगह है मुरादगंज। ठीक है, वहाँ पे जाके ये अपना पानी यमुना के अंदर गिरा देती है। इटावा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है इटावा, वहाँ जाके अपना पानी गिरा देती है यमुना के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत है, यहाँ पे एंडिंग है। अगर मैं बात करूँ किन किन ज़िलों से होके गुजर रही है, तो चित्तौड़, देन कोटा, यहीं पे बूंदी। ठीक है, उसके बाद कोटा के ऊपर सवाई माधोपुर, उसके बाद करौली, एंड आफ्टर दैट धौलपुर।
ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो गई, 6 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई जिनसे होके चंबल गुजरती है राजस्थान से। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी बात। ठीक है, ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं साउथ से लेकर नॉर्थ की बात करता हूँ तो ईजिली आप लोग देख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जैसा मैंने पिछले माही के अंदर भी बात की थी, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, अगर इस नदी के ऊपर कुछ डैम्स बने हुए हैं मैं उनकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था, माही के ऊपर हमने एक मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट बना रखा है। सेम उसी तरीके से चंबल के ऊपर भी एक मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाया गया है। ठीक है, जिसका नाम है चंबल मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, चंबल बहुउद्देश्यीय रिवर घाटी परियोजना। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर मुझे एक रिवर प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए मुझे काफ़ी सारे डैम्स बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से मैं उसका कई चीज़ों में इस्तेमाल कर पाऊँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इरिगेशन में यूज़ होता है और ख़ास तौर से हाइड्रो पावर में यूज़ होता है। बिजली जो हम बनाते हैं हम पानी से, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से कुछ डैम्स बनाए गए हैं जहाँ पे इनका अलग अलग यूज़ लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये जो प्रोजेक्ट है दरअसल इसके अंदर हिस्सेदारी है मध्य प्रदेश की और राजस्थान गवर्नमेंट की। कहने को तो ये एक पूरी तरीके से राजस्थान का नहीं है। ठीक है, एमपी और राजस्थान दोनों की इसके अंदर हिस्सेदारी होती है और इस वजह से देखते हैं हम किस तरीके से इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट होने की वजह से इसके ऊपर काफ़ी सारे डैम्स बने हुए हैं। मैं उन डैम्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला पर्पस लिख देता हूँ मैं, क्योंकि मल्टीपर्पज़ है, बहुउद्देश्य है, तो पहला उद्देश्य लिख रहा हूँ। किस उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया गया था? वो किया गया था हाइडल पावर के लिए, सबसे पहला। चलिए, मैं हाइडल पावर जनरेशन की बात कर रहा था, उसके लिए कौन कौन से डैम्स बनाए गए हैं चंबल के ऊपर। तो पहला जो डैम आता है इसके ऊपर, आपको देखिए सारे डैम्स पढ़ने हैं क्योंकि चंबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है राजस्थान की। ठीक है, पहले डैम का नाम है गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम। ठीक है, ये डैम जो है राजस्थान में ना होते हुए ये एमपी में है। एमपी में एक जगह है मंदसौर, राजस्थान एमपी की बॉर्डर पे ही एक दरअसल जगह है मंदसौर एमपी। ठीक है, तो गांधी सागर डैम हाइडल पावर के लिए बनाया गया है। पानी का स्टोरेज भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसके बारे में जो स्पेशल बात है इस डैम के बारे में, वो ये है कि चंबल के ऊपर बना हुआ सबसे बड़ा डैम है। चंबल पर बना सबसे बड़ा डैम। ठीक है, इससे बड़ा डैम कोई सा भी नहीं है चंबल के ऊपर, गांधी सागर से बड़ा। और ये राजस्थान में नहीं है, एमपी में आता है। ठीक है, इस बात का आप लोग स्पेशली ध्यान रखिएगा। और यहाँ से कुछ बिजली का उत्पादन होता है, कितना होता है हम उससे मतलब नहीं है ज़्यादा। ठीक है, वैसे आपको चाहूँ तो बता दूँ 115 मेगावाट का होता है, लेकिन आपको यूज़ नहीं आएगा। अभी मैं लास्ट में बताऊँगा किस तरीके से आपको यूज़ लेना है वो। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था हाइडल पावर की, जहाँ पे पहला डैम बना हुआ है उसका नाम है गांधी सागर। गांधी सागर के बाद ये नदी राजस्थान में एंटर कर जाती है और राजस्थान में एंटर करने के बाद यहाँ पे राजस्थान में जो पहला डैम बना हुआ है उसका नाम है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर ये डैम बना हुआ है रावत भाटा में। रावत भाटा आप लोग जानते हैं, बहुत फेमस है एटॉमिक पावर के लिए। ठीक है, और खुद जो रावत भाटा है वो चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, इसलिए राणा प्रताप सागर भी कहाँ आया? चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ठीक है, अब मैं अगर इस डैम के स्टोरेज की बात करूं तो गांधी सागर के बाद सेकंड हाईएस्ट स्टोरेज किसका है चंबल नदी के ऊपर? राणा प्रताप सागर का है। बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, गांधी सागर के बाद सबसे बड़ा स्टोरेज चंबल नदी के ऊपर किसी डैम का है तो वो किसका है? राणा प्रताप सागर का। लेकिन क्योंकि ये डैम राजस्थान के अंदर है तो मैं कहूँगा राजस्थान का सबसे ज़्यादा स्टोरेज किस डैम का है?
वो है राणा प्रताप का। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ चुकी होगी। राणा प्रताप सागर राजस्थान का सबसे अधिक जल भराव वाला डैम, सबसे अधिक जल भराव वाला डैम है राजस्थान का। चंबल का सेकंड हाईएस्ट है। ठीक है, और राजस्थान का सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, मैंने आपको कल बताया था, माही के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, माही बजाज सागर जिसे कहते हैं, वो सेकंड हाईएस्ट स्टोरेज रखता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ बात। राजस्थान की हाईएस्ट स्टोरेज राणा प्रताप के अंदर, चंबल की सेकंड हाईएस्ट स्टोरेज राणा प्रताप, हाईएस्ट स्टोरेज चंबल की गांधी सागर। ठीक है, ये राजस्थान के अंदर पड़ने वाला सबसे बड़ा डैम है राणा प्रताप सागर। ठीक है, यहाँ पे जो पानी भरता है, यहाँ पे जो राणा प्रताप सागर के अंदर जो पानी है, दरअसल उसका प्रयोग हमारे रावत भाटा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट के अंदर पानी लेने के लिए किया जाता है, यहीं से लिया जाता है। ठीक है, चलिए, और राणा प्रताप सागर से पानी तो लिया ही जाता है, इसके अलावा यहाँ पे हाइडल पावर से भी, यहाँ पे हाइडल पावर का भी निर्माण किया जाता है, यहाँ पे बिजली बनाई जाती है राणा प्रताप सागर पे। ठीक है, मैं जिन जिन डैम्स के नाम लिख रहा हूँ इन सभी में बिजली बनाई जाती है, किसके माध्यम से, पानी के माध्यम से। पानी के माध्यम से मतलब ये हुआ कि पानी को, ठीक है, टरबाइन के ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है, बड़े बड़े से पंखे होते हैं, आप मान लीजिए रूम के बराबर एक पंखड़ी होती है उस पंखे की। ठीक है, ऐसे 3-4 उसमें पंखड़ियाँ लगी होती हैं, बड़ा सा पंखा होता है, उसमें पानी की धार पड़ती है तो वो पंखा घूमता है, उसे टरबाइन बोलते हैं। वो टरबाइन जो होता है एक जनरेटर से कनेक्टेड होता है, या उसे डायनामो बोल लो अगर टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करूँ तो वो डायनामो जो होता है अगर वो घूमता है उस पंखे के माध्यम से तो वो बिजली जनरेट करता है। ठीक है, और इससे हमें क्या मिलती है, बिजली मिलती है। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली क्या करते हैं, पानी छोड़ते हैं इन बड़े बड़े पंखों के ऊपर, टरबाइंस के ऊपर, इन डैम्स से। ठीक है, और हमें क्या मिलती है, हाइडल पावर मिलती है। तीसरा डैम जो बना हुआ है हाइडल पावर के लिए, थोड़ा छोटा डैम है, और राणा प्रताप सागर से आगे चलते हैं हम तो कोटा और बूंदी के बॉर्डर पर, कोटा और बूंदी के बॉर्डर पर, जिसका नाम है जवाहर सागर। जवाहर सागर डैम, ये क्योंकि कोटा और बूंदी की बॉर्डर पे है, बट फिर भी इसको किताबों में कोटा माना जाता है। कोटा के अंदर ये डैम है जवाहर सागर। दरअसल क्या होता है, डैम कोटा में बना हुआ है, इसका पानी जो भरता है बूंदी में भरता है। ठीक है, इस वजह से कहते हैं इसके बॉर्डर पे है बूंदी और कोटा की। ठीक है, तो जवाहर सागर बांध जो है वो कोटा में है, बहुत छोटा सा डैम है ये। ठीक है, और यहाँ पर भी बिजली का जनरेशन होता है। अब मैं बात करूँ इन तीनों डैम्स के ऊपर जो टोटल बिजली का जनरेशन होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 386 मेगावाट। कितना हुआ, 386 मेगावाट टोटल बिजली का प्रोडक्शन हुआ। लेकिन एमपी और राजस्थान के बीच में वो बराबर बराबर बटता है, 50-50% का हिस्सा है एमपी और राजस्थान का इसके अंदर। ठीक है, तो 50-50% हिस्सा होने की वजह से राजस्थान के शेयर में कितना आया, 193 मेगावाट। ये आपको ध्यान रखना है, 193, आपको 386 से मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम के अंदर आएगा तो ये पूछेगा चंबल घाटी परियोजना से राजस्थान को कितनी मेगावाट बिजली मिलती है, तो ध्यान रखिएगा कितना मिलता है, 193 मेगावाट। मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया था माही के बारे में, माही में कितना मिलता है, 140, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कहाँ मिलता है, चंबल से मिलता है 193। ठीक है, वहाँ पूरा राजस्थान को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे 50-50 बटा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने पहले बात की आप लोगों से हाइडल पावर की। ठीक है, पहला इस्तेमाल किया हमारा मल्टीपर्पज़ के अंदर हाइडल पावर का। अब हम सेकंड इस्तेमाल की बात करते हैं कि और किस पर्पज़ के लिए इसका निर्माण किया गया होगा। तो जो सेकंड पर्पज़ आता है मेरे पास वो आप लोग समझ ही चुके होंगे, यही होगा। ये देखिए, डैम्स बनाने के लिए, डैम्स जब बनाए जाते हैं तो मेन पर्पस तो यही होता है, सिंचाई का ही होता है। ठीक है, तो सिंचाई के लिए इस पे कौन सा डैम बना हुआ है, ठीक है, तो उसकी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले कौन सा है, गांधी सागर। गांधी सागर के बाद राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर के बाद आया जवाहर सागर, और जवाहर सागर से ही आगे चलते हैं, तकरीबन 40 किलोमीटर आगे चलते हैं कोटा के अंदर। तो कोटा के अंदर एक डैम आता है जिसका नाम है कोटा बैराज। मेन कोटा सिटी के अंदर ही ये डैम आता है, कोटा बैराज। इसका मेन पर्पज़ है
कि ये इरिगेशन के लिए पानी रिलीज़ करे, ठीक है। तो इरिगेशन के लिए पानी रिलीज़ करने के लिए इसमें 2 कैनाल्स बनाई गई हैं। एक कैनाल का नाम है दाई मुख्य नहर, एक का नाम है बाई मुख्य नहर, ठीक है। एक का नाम है लेफ्ट मेन कैनाल, एक का नाम है राइट मेन कैनाल। दाई मुख्य नहर और बाई मुख्य नहर, ठीक है। इसमें ये वाली नहर तो बहुत छोटी सी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये क्या पता क्वेश्चन पूछ ले। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को जब इरिगेशन वगैरह पढ़ना होता है तो उसके अंदर हम ये देखते हैं। लेकिन देखिए, आपको अभी बता दूं मैं, इरिगेशन के अंदर जो क्वेश्चन बनने की संभावना होती है राजस्थान के पेपर में, सबसे ज़्यादा होती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से, ठीक है। तो वहाँ आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, इन छोटी मोटी चीज़ों से सवाल बनने की संभावना कम होती है, ठीक है। बट फिर भी क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है, हम इसे कवर कर लेते हैं, ठीक है। इरिगेशन आपके सिलेबस का पार्ट है। नदियों के साथ जहाँ जहाँ कवर हो सकेगा मैं वहाँ वहाँ आपके इरिगेशन का पार्ट भी कवर करता जाऊँगा। अलग से जब बाद में पढ़ेंगे इरिगेशन तो ये सारी चीज़ें रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, कोटा बैराज से 2 नहरें निकाली गई हैं, लेफ़्ट मेन कैनाल और राइट मेन कैनाल। लेफ़्ट मेन कैनाल जो है वो केवल 2 ज़िलों को फ़ायदा पहुंचाती है, कोटा और बूंदी को, ठीक है। आप समझ सकते हैं, ये मेरी नदी जा रही है तो ये वाली जो साइड होगी वो लेफ़्ट होगी, ये वाली राइट होगी। तो लेफ़्ट के अंदर कौन सा आता है, कोटा के लेफ़्ट में कौन आया, बूंदी। तो यहीं से वो कैनाल निकली है इधर की तरफ ही। तो कोटा और बूंदी दोनों को वो क्या करती है, फ़ायदा पहुंचाती है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इरिगेशन में बेनिफिशियल है, ठीक है। इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है ये नहर कि आप कोटा और बूंदी के अंदर धान की खेती कर सकते हैं। आप सोचिए, राजस्थान के अंदर धान की खेती कर पाना, धान मतलब चावल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चावल को चाहिए काफ़ी ज़्यादा पानी, तो पानी कहाँ से अवेलेबल हो पाता है, चंबल नदी से अवेलेबल हो पाता है, ठीक है। तो या तो यहाँ होती है, हाड़ौती के अंदर होती है खेती चावल की, या फिर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर होती है, वहाँ पे हमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी मिल जाता है, ठीक है। बाकी ऑल ओवर राजस्थान में कहीं पॉसिबल नहीं है चावल की खेती, ठीक है। केवल पानी जहाँ होगा वहीं हो सकती है, ठीक है। तो इस लेफ्ट मेन कैनाल की वजह से यहाँ पर चावल की खेती पॉसिबल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक कोटा और बूंदी के अंदर निकाली गई है लेफ्ट मेन कैनाल, और ये बूंदी के अंदर जाती है थोड़ी आगे, और उसके बाद बूंदी के अंदर ही एक नदी बहती है मेज। थोड़ी देर बाद आप पढ़ोगे मेज, मेज में जाके समाप्त हो जाती है लेफ्ट मेन कैनाल, उससे आगे नहीं जाती, ठीक है। तो किस किस डिस्ट्रिक्ट को फ़ायदा पहुँचा है, केवल कोटा और बूंदी को। इस वजह से पूछने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मेज नदी अभी थोड़ी देर बाद आपके आएगी, और आजकल थोड़ी सी न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे जब मेज नदी को पढ़ेंगे, ठीक है। मेज नदी अपने आप में इसकी ट्रिब्यूटरी भी है चंबल की, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे तब पता लगेगा थोड़ा न्यूज़ में क्यों है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेता हूँ राइट मेन कैनाल के। राइट मेन कैनाल देखिए इधर की तरफ निकलती है, इस साइड को। तो आपको पता है कोटा के बाद यहाँ से पहले तो 12 आता है इस साइड, कोटा के इस साइड 12 आता है, और 12 के बाद यहाँ पे एमपी शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, एमपी। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों के पास मैप है, अभी एटलस लेके बैठे हैं तो आपको ईजिली पता लग जाएगा इस बात का। तो ध्यान रखिए, राइट मेन कैनाल का जो पानी है वो राजस्थान और एमपी के बीच में शेयर किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। राजस्थान में कौन कौन से ज़िले इसका लाभ उठाते हैं, कोटा और 12। बाकी एमपी के कोई से भी ज़िले लाभ उठाएं, हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोटा और 12 में ये वाली नहर जाती है राइट मेन कैनाल, और उसके बाद एमपी में निकल जाती है। तो अब इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं राइट मेन कैनाल की, ठीक है। चलिए देखिए, ये थोड़ी सी बड़ी नहर है, क्योंकि देखिए ये अगले स्टेट तक गई है, तो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा पानी भी जाता है, और इसके अंदर हमें काफ़ी सारी अलग अलग नहरों की शाखाएं भी देखने को मिलती हैं। आप समझ सकते हैं शाखाएं क्यों बनानी पड़ती हैं हमें, ताकि ज़्यादा दूर तक हम पानी पहुंचा सकें, ज़्यादा विस्तृत एरिया को हम कवर कर सकें, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जो मेरी राइट मेन कैनाल है इसके अंदर 14 लिफ्ट कैनाल्स हैं। अब ये क्या वर्ड आया भाई नया, लिफ्ट कैनाल। हिंदी के अंदर ही भाई हमें इसे लिफ्ट कैनाल ही बोलते हैं, लिफ्ट नहर ही बोलते हैं, ठीक है। लिफ्ट का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए पानी बह रहा है, और पानी बहते बहते कोई ऊंची जगह आ गई, ये मान लीजिए ऊंची जगह है, अब पानी ऊपर कैसे जाएगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से पानी को ऊपर भेजने के लिए मोटर लगा देते हैं। क्या लगाते थे, नीचे की तरफ मोटर लगाते हैं, पानी यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और फिर वापस से इधर वाली ढलान पे बहना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ जो हमने पानी को लिफ्ट किया नहर के अंदर,
तो वही क्या कैनाल वह क्या कैनाल कहलाई हमारी लिफ्ट कैनाल कहलाई। ठीक है, तो इसके ऊपर 14 लिफ्ट कैनाल बनी हुई हैं। 14 लिफ्ट कैनाल जो हैं उनमें से राजस्थान के अंदर 8 हैं और एमपी के अंदर 6 लिफ्ट कैनाल हैं। ठीक है, राइट मेन कैनाल की बात कर रहा हूँ, उसमें आगे 14 लिफ्ट कैनाल बनाई गई हैं। ठीक है, राजस्थान में 8 हैं, एमपी में 6 हैं। और राजस्थान में जो 8 हैं मैं बता चुका हूँ, राजस्थान में केवल 2 ज़िलों से गुजरती है, कोटा से और 12 से। ठीक है, कोटा से कम एरिया में गुजरती है, 12 से तो बहुत ज़्यादा गुजरती है। इस वजह से 12 में 6 मिलेंगी इन 8 में से, और कोटा में कितनी मिलेंगी, 2 मिलेंगी। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ, इन लिफ्ट कैनाल्स के भी नाम होते हैं। मैं नाम लिख देता हूँ आप लोगों के सामने, क्या पता कोई पूछ ले आप लोगों से। ठीक है, तो कोटा के अंदर जो 2 लिफ्ट कैनाल हैं उनका नाम है, एक का तो दिगोद की लिफ्ट कैनाल, दिगोद। ठीक है, दिगोद। और एक है जालीपुरा, जालीपुरा। ये 2 जगह पे कोटा में लिफ्ट कैनाल है। 12 में कहाँ कहाँ है, 12 की लिफ्ट कैनाल्स लिख देता हूँ आपको। 2 तो अंता में है, इसलिए अंता 1 और अंता 2। ठीक है, उसके बाद एक जगह है पंचेर, पंचेर में है। उसके बाद गणेशगंज, गणेशगंज। उसके बाद सोरसन, सोरसन का नाम आप बार बार सुनने वाले हैं राजस्थान की जीके के अंदर, सोरसन। ठीक है, दरअसल हम यहाँ पे गोडाउन के लिए ब्रीडिंग सेंटर बनाने की व्यवस्था करने वाले हैं। ठीक है, और एक है कछारी, कछारी। मैं दोबारा कह रहा हूँ आप लोगों से, पूछने की संभावना बहुत कम है, केवल ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकता है राजस्थान में कितनी लिफ्ट कैनाल्स हैं, चंबल के लिए बनी हुई जो लिफ्ट कैनाल्स हैं वो कितनी हैं, तो आपको बतानी है 8। ठीक है, बाकी इनके नाम पूछने की संभावना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी आप लिख लीजिए, क्या पता कोई पूछ ले आप लोगों से। ठीक है, तो लिख लीजिए आप इसे। ठीक है, चलिए, तो ये मेरी बात हुई चंबल मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट की, जो चंबल के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इरिगेशन वाला पार्ट भी कंप्लीट कर दिया, हाइड्रो पावर वाला पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आप एक छोटा सा नोट डालिए, नोट डाल के मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, वो ज़रा समझिए आप लोग। दोबारा बना देता हूँ इसे। एक नोट डालिए और नोट डाल के एक बात समझिए। मैंने आप लोगों को 2 मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट पढ़ाए, एक तो मैंने माही पढ़ाया और एक मैंने आपको चंबल पढ़ाया। और इसमें आप लोगों ने देखा माही की तो 100% बिजली राजस्थान को मिलती है, चंबल की 50% बिजली राजस्थान को मिलती है और 50% बिजली मध्य प्रदेश को मिलती है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई रिवर वैली प्रोजेक्ट राजस्थान के बाहर हो और उसमें से कुछ परसेंट बिजली या वहाँ का कुछ पानी राजस्थान को मिलता हो। ठीक है, तो हाँ, ऐसे कुछ मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी बिजली और जिनका पानी राजस्थान के शेयर में आता है और वो राजस्थान में नहीं है। ठीक है, ये 2 मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट तो राजस्थान के थे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो राजस्थान के नहीं है। वो कहाँ के हैं मैं ज़रा सी उनकी बात कर लेता हूँ, उनके बारे में आप नोट डाल के लिख लीजिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में वो पूछ सकता है इस चीज़ को, वो इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, ज़रा समझिए। 2 जो अलग प्रोजेक्ट हैं, टोटल देखिए 4 प्रोजेक्ट्स हैं मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट जिनका फ़ायदा राजस्थान को मिलता है। 4 मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स हैं जिनका फ़ायदा राजस्थान को मिलता है। लाइन लिख लीजिए आप लोग नोट में, टोटल 4 मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट का फ़ायदा राजस्थान को मिलता है, जिनमें से 2 तो हम देख चुके हैं। ठीक है, 2 हम देख चुके हैं, बाकी 2 की मैं बात कर लेता हूँ। तो एक तो है ब्यास प्रोजेक्ट, ब्यास मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट।
ठीक है। ब्यास ये वही ब्यास है जो आगे जाके इंडस के अंदर मिल जाती है और आगे फिर पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। ब्यास प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ब्यास प्रोजेक्ट में राजस्थान को जो टोटल बिजली मिलती है वो है 422 मेगावाट। कितनी मिलती है बिजली? 422 मेगावाट बिजली मिलती है ब्यास प्रोजेक्ट से। सेकंड थिंग यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ब्यास प्रोजेक्ट से बिजली के अलावा हमें पानी भी मिलता है। ब्यास के ऊपर एक बहुत फेमस बांध बना हुआ है जिसका नाम है हरि के बैराज। कौन सा बैराज बना हुआ है ब्यास के ऊपर? हरि के बैराज, जो कि पंजाब में है। और यही हरि के बैराज है जिससे कि राजस्थान की आईजीएनपी को पानी मिलता है। जब हम लोग आईजीएनपी को पढ़ेंगे विस्तार से इरिगेशन के अंदर, तब मैं अलग से आपको सारी बातें बता दूंगा हरि के बैराज वगैरह की, ठीक है। लेकिन अभी ये क्योंकि टॉपिक आया है ब्यास प्रोजेक्ट, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ हरि के बैराज बना हुआ है और उससे किसको पानी मिलता है? आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो मुझे मेन चीज़ जो आपको बतानी थी वो बतानी थी कितनी मेगावाट बिजली हमें ब्यास प्रोजेक्ट से मिलती है, ठीक है। तो पहला तो मेरे को जो लिखना था अलग से नोट में वो था ब्यास प्रोजेक्ट। दूसरा जो मुझे लिखना था अलग से नोट्स के अंदर वो लिखना था भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट या परियोजना, भाखड़ा नांगल वही आएगा, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट ही आएगा, ठीक है। भाखड़ा और नांगल देखिए भाई दो अलग अलग डैम्स हैं और ये डैम्स जो हैं सतलज के ऊपर बनाए गए हैं, ठीक है। भाखड़ा डैम जो है वह हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है और नांगल डैम जो है वो पंजाब के अंदर बनाया गया है। और इन दोनों ही डैम्स से राजस्थान को दरअसल क्या होता है, पानी की सप्लाई भी की जाती है और यहाँ पे बिजली भी बनती है, ठीक है। तो जो बिजली बनती है इसकी, उससे मुझे मतलब नहीं टोटल कितनी बिजली बनती है, मुझे केवल ये देखना है राजस्थान के हिस्से में कितनी आती है, ठीक है। तो यहाँ से भाई राजस्थान को जो टोटल बिजली मिलती है वो है 225 मेगावाट। यहाँ से जो बिजली मिलती है राजस्थान को वो है टोटल 225 मेगावाट, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और यहाँ से पानी भी छोड़ा जाता है राजस्थान के लिए, वो कौन से वाले डैम से छोड़ा जाता है? भाखड़ा से, ठीक है। भाखड़ा डैम से राजस्थान के लिए पानी भी छोड़ा जाता है, ठीक है, भाखड़ा डैम से, ठीक है। वो उसमें पंजाब का हिस्सा भी है, हरियाणा का हिस्सा भी है, राजस्थान का हिस्सा भी है। वो जब हम लोग नहर की बात करेंगे तब आप लोगों को मैं ज़्यादा अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, जो मैं बात करना चाह रहा था यहाँ पे दरअसल वो मैं करना चाह रहा था कि राजस्थान को जल परियोजनाओं में कितनी बिजली मिलती है, राजस्थान के हिस्से में कितनी बिजली आती है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य वो था, ठीक है। ब्यास प्रोजेक्ट में राजस्थान को 422 मेगावाट मिल रही है और भाखड़ा नांगल में 225 मिल रही है, चंबल में 193 मिल रही है और माही में कितनी मिल रही है? 140। तो ध्यान रखिए, मैंने आप लोगों को ये डेटा इसलिए लिखाया है क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि घटते हुए क्रम में निम्नलिखित प्रोजेक्ट्स को अरेंज कीजिए जितनी बिजली राजस्थान को मिलती है। समझ में आई बात? सबसे ज़्यादा कहाँ मिली? ब्यास में, सेकंड नंबर पर भाखड़ा नांगल परियोजना से, तीसरे नंबर पर मिलती है चंबल से, चौथे नंबर पर माही से, ठीक है। मेगावाट्स में लिखवा चुका हूँ, डेटा आप लोगों को लिखवा चुका हूँ। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की इसमें संभावना नहीं है। तो अगर मैं इनको टोटल कर दूं 422 को, 225 को, 193 को और 140 को, तो टोटल बिजली या मैं कहूँ हाइडल पावर जो राजस्थान को मिल सकती है वो कितनी मिल सकती है? 980 मेगावाट। ये राजस्थान के खाते में आती है इतनी बिजली हाइडल पावर की, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बात करते हैं। नोट आपका हुआ समाप्त। चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं चंबल के टोटल लेंथ की बात करता हूँ तो टोटल लेंथ है चंबल की 966 किलोमीटर्स और इस 966 किलोमीटर्स के अंदर राजस्थान में जो इसका फ़्लो है वो केवल है 153 किलोमीटर। कितना है? केवल 153 किलोमीटर। ये आपको लोगों को पूछ सकता है क्वेश्चन वो, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं इसका फ़्लो बता चुका हूँ, कहाँ इसका उद्गम होता है, कहाँ ये समाप्त होती है वो बता चुका हूँ।
और किन किन ज़िलों से जाती है बता चुका हूँ। इस पर कौन कौन से मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से डैम्स बने हुए हैं मैं उनकी बात कर चुका हूँ। ठीक है, अब बचता है इसकी ट्रिब्यूटरीज़ की कहानी। ठीक है, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज़ को आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के ऊपर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है अपने आप में। और इसकी ट्रिब्यूटरी जो आती हैं उनकी भी अपने आप में काफ़ी सारी अन्य ट्रिब्यूटरीज़ आती हैं, तो उनकी भी हम लोग बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अब। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, कोई भी नदी होती है तो नदी के लेफ़्ट हैंड साइड पे भी कुछ ट्रिब्यूटरीज आती हैं, राइट हैंड साइड पे भी ट्रिब्यूटरीज आती हैं। जिधर उसका फ्लो होता है उधर मैं अपना चेहरा करके खड़ा हो जाता हूँ, और जो लेफ़्ट होता है वो लेफ़्ट हो जाएगा, जो राइट होता है वो राइट हो जाएगा। तो अगर ये मेरा फ्लो होगा तो ये वाली साइड राइट कहलाएगी और ये वाली साइड लेफ़्ट कहलाएगी। ठीक है, तो मैं पहले बात कर लेता हूँ राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज़ की, जो इधर से आके मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी सी आसान है, उधर वाली बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि उसके अंदर आएगी बनास। बनास भी इसी की ट्रिब्यूटरी है, तो उसकी हम बात करेंगे। वो थोड़ी सी लंबी है, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें आएंगी, तो उनको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले मैं इधर वाली ट्रिब्यूटरीज़ को डिस्कस कर रहा हूँ, राइट साइड की। ठीक है, देखिए ज़रा ध्यान से, मैं इनके नाम हटा देता हूँ अब, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं एक सबसे छोटी ट्रिब्यूटरी लेता हूँ। शुरुआत एक छोटी ट्रिब्यूटरी से करते हैं ताकि आप लोग परेशान ना हो। ध्यान से देखिए, सबसे पहली ट्रिब्यूटरी आई और वो आके बाना के अंदर इस तरीके से आके जुड़ गई, जिसका नाम है कुन्नू। ठीक है, ये कहाँ से आई? बारां से आई, और बारां से आके ये कहाँ पे आके जुड़ती है? चंबल में कोटा में आके जुड़ती है। ठीक है, तो इसका जो फ्लो रहेगा वो कहाँ रहेगा? बारां प्लस कोटा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, बारां प्लस कोटा। पहली आई मेरी कुन्नू, इसको मैं नंबर 1 यहाँ मार्क कर देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ लिख लें नंबर 1, इस तरीके से मार्क कर लें। ठीक है, बहुत ध्यान से बनाइएगा मैप को। ठीक है, मैप जब आप बनाएं तो बहुत ध्यान से बनाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियाँ आने वाली है। ठीक है, सेकंड रिवर जो यहाँ आती है, इम्पॉर्टेंट रिवर आती है, वो बारां के भी पीछे से स्टार्ट होती है और इस तरीके से आके यहाँ पे आके चंबल में मिल जाती है। इस नदी का नाम है पार्वती। आप लोग मैप में देखते रहिएगा, ठीक है, जो मैं बना रहा हूँ। पार्वती नदी आई। पार्वती नदी, क्योंकि ये देखिए बारां के भी पीछे से आई है, मतलब ये कहीं ना कहीं एमपी में से आ रही है। ठीक है, लेकिन मुझे ज़्यादा उससे मतलब नहीं है कि एमपी में कहाँ से आई, कैसे आई, क्योंकि वो इतने हमसे पूछने वाला नहीं है। जो इसका मेन फैक्ट है मैं उसकी बात करूँगा, क्योंकि वो हमारे काम का है। मेन फैक्ट जो है वो काम का है। पार्वती फिर से देखिए, ये एमपी से चली, बारां में आई, बारां के बाद ये कहाँ पे आके मिलती है? कोटा में आके मिलती है फिर से। ठीक है, किससे मिलती है? चंबल से मिलती है। ठीक है, तो फिर से इसका जो फ्लो होगा वो क्या होगा? बारां प्लस कोटा। आप लोग एटलस को देखते रहिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे बुरी तरीके से। ठीक है, ये सेकंड नंबर की मेरी रिवर आई। ठीक है, पार्वती। अब इसका जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। दरअसल क्या होता है, ये पार्वती नदी जब आती है एमपी से राजस्थान के अंदर, तो बारां में क्या करती है? एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है बारां और एमपी के बीच में। तो एक बार तो वो नेचुरल बाउंड्री बारां के अंदर बनाती है, और एक बार जब वो कोटा में मिलने वाली होती है तो कोटा और एमपी के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाती है। मतलब ये मैं ये कहूँगा कि ये एकमात्र नदी है जो दो जगह पे, अलग अलग जगह पे, दो स्टेट्स के बीच में बाउंड्री बनाती है, राजस्थान और एमपी के बीच में। ये इसका एक स्पेशल पॉइंट है। तो आप पार्वती को अलग से ये बात लिख लें, मेंशन कर लें। मेंशन आपको ये करना है कि पार्वती केवल एकमात्र नदी है जो राजस्थान और एमपी के बीच में 2 बार नेचुरल बाउंड्री बनाती है। ठीक है, ये आप लोगों को बात याद रखनी है, पार्वती। ठीक है, एक पार्वती नदी और आएगी, यहाँ धौलपुर के अंदर आएगी, वो अलग पार्वती नदी है। मैं अभी इस पार्वती नदी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और वो पार्वती नदी तो किसी दूसरी नदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, पार्वती के बाद जो इम्पोर्टेंट नदी आती है अपने चंबल की, वो है काली सिंध। काली सिंध देखिए कुछ ऐसे आती है। अब देखिए इसमें डिस्ट्रिक्ट चेंज हो चुकी है।
डिस्ट्रिक्ट इधर की तरफ झालावाड़ है, इधर की तरफ बारां है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये जो नदी आई है थर्ड वाली मेरी, काली सिंध, काली सिंध नदी का जो फ्लो होगा देख लीजिए आप लोग अपने मैप के अंदर, इधर की तरफ क्या है, झालावाड़ है, और झालावाड़ के बाद ये कहाँ आके समाप्त होती है, कोटा में आके समाप्त होती है, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पार्वती और ये जो मेरी काली सिंध है, इन दोनों का जो उद्गम है, ओरिजिन है, वो राजस्थान में नहीं है, राजस्थान के बाहर एमपी में है, ठीक है। तो ये जो काली सिंध है, इसका जो ओरिजिन है दरअसल वो देवास में है। देखिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट नदी है काली सिंध, इसलिए इसके ओरिजिन वगैरह की आप जानकारी रख लें। देवास एमपी में ही ये जगह है, ठीक है, वहाँ से नदी आती है काली सिंध, ठीक है। और ये कोटा में किस जगह पे आके मिलती है, कोटा में एक जगह है नौनेरा या ननेरा, नौनेरा भी लिखते हैं कुछ किताब में, नौनेरा या ननेरा, कोटा में जगह है ये, यहाँ पे आके ये समाप्त होती है, चंबल में आके मिल जाती है, ड्रेन हो जाती है, ठीक है, ड्राई नहीं ड्रेन करती है अपने आप को, ठीक है। मीट्स चंबल, यहाँ लिख लीजिए, मीट्स चंबल एट ननेरा या नौनेरा कोटा, काली सिंध की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके कोटा में ये मिल गई। आप लोग चाहें तो अपने मैप को बहुत ध्यान से बनाएं और यहाँ पे आप लोग ननेरा लिख लें, इस जगह पे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट रहेगा। आप लोग केवल इस मैप से ही पढ़ पाएंगे, पूरी की पूरी रिवर्स ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे देवास लिख लें एमपी, ठीक है, और यहाँ पे झालावाड़, यहाँ पे कोटा लिख लें, ठीक है। सेम चीज़ इनके साथ भी कर लें, ठीक है। अब देखिए आगे, ये जो काली सिंध नदी है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए इसके ऊपर काफ़ी सारे डैम्स वगैरह बने हुए हैं, काफ़ी सारे इसमें सिंचाई परियोजना वगैरह भी चल रही हैं। तो झालावाड़ में इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है काली सिंध डैम, ठीक है, इसी के ऊपर नाम पड़ा है इसका, काली सिंध डैम। कहाँ पर है ये, झालावाड़ में ही है। और झालावाड़ में होने की वजह से इसके ऊपर जो पानी रुकता है डैम का, और डैम का पानी रुकने की वजह से जो बड़ा सा एक तालाब टाइप जो बन जाता है, या सरोवर कह लूँ मैं, ठीक है, या एक सागर कह लूँ, उसका नाम दिया गया है काली सिंध डैम के ऊपर जो बड़ा सा तालाब बना है उसका नाम है हरीशचंद्र सागर। हरीशचंद्र सागर, ठीक है। तो ध्यान रखिए पानी भरने की वजह से जो बड़ा सा एक स्ट्रक्चर नया निर्मित हुआ किसी नदी के अंदर, वो एक सागर कहलाता है। तो यहाँ पे क्या कहलाया, वो हरीशचंद्र सागर, ठीक है, काली सिंध के ऊपर। काली सिंध कहाँ से आई, देवास से आई, नौनेरा में आके कोटा से मिलती है, देवास में इसकी स्टार्टिंग है। इसका झालावाड़ में एक बहुत बड़ा सा इसके ऊपर डैम बना है, हरीशचंद्र सागर, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब समझिए आगे की बात। काली सिंध जो रिवर है, ठीक है, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, पहले ही बता चुका हूँ आपको। इम्पॉर्टेंट होने की वजह से हम इसकी ट्रिब्यूटरीज भी पढ़ते हैं, किसकी, काली सिंध की, ठीक है। तो ध्यान रखिए काली सिंध के लेफ़्ट साइड से भी एक रिवर आती है, राइट साइड से भी एक दो रिवर्स आती हैं इसके, और उनको हमें पढ़ना है अब, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैं मैप में ही मार्किंग कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप डाल लीजिएगा हेडिंग, नीचे एक बॉक्स बना के लिख लीजिएगा, यहाँ पे काली सिंध के नीचे ही काली सिंध की सहायक नदियाँ, या लिख लीजिए ट्रिब्यूटरीज ऑफ काली सिंध, ठीक है। चलिए इसमें मैं बात करता हूँ। पहली नदी जो आई उसका नाम है आहू, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है ये भी। क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। ये भी एमपी से आ रही है, ठीक है, राजस्थान में ये ओरिजिन नहीं होता इसका। और ये कहाँ बहती है, केवल झालावाड़ में बहती है, और झालावाड़ में ही ये किससे आके जुड़ जाती है, काली सिंध से जुड़ जाती है, ठीक है। तो काली सिंध के अंदर ही काली सिंध की मैं ट्रिब्यूटरी बता रहा हूँ आपको। तो पहली आई मेरी आहू, ठीक है, आहू ट्रिब्यूटरी आई, और ये केवल कहाँ बहती है, राजस्थान में झालावाड़ में बहती है। फेमस क्यों है, मैंने इतनी छोटी सी नदी को क्यों बताया आप लोगों को, क्योंकि जहाँ पे आहू और काली सिंध का संगम होता है इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पर गागरौन का दुर्ग है,
गागरोन फोर्ट, ठीक है, जहाँ पे संगम हुआ है आहू का और काली सिंध का, ठीक है। ये मेरी तीसरे नंबर की नदी है काली सिंध, और ये मैंने यहाँ पे ए मार्क कर दिया है, ए। ये मेरी कौन सी हुई, आहू, ठीक है, ए मार्क कर दिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। तो इसके लिए इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा इसके अंदर नहीं आता। आहू के बारे में और कोई जानकारी नहीं है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद जो अगली नदी आती है, और इस काली सिंध की ही जो एक ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखिएगा आहू लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी, अब मैं राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। जो अगली आती है ट्रिब्यूटरी वो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, परवन, क्योंकि परवन के ऊपर क्या है, सिंचाई परियोजनाएं चालू हैं, ठीक है। परवन आप देख सकते हैं, थोड़ा इधर से आइए, मतलब इसका ये हुआ कि परवन जो है वो झालावाड़ से, झालावाड़ में ही बहेगी, और वो कहाँ से एंटर होगी, राजस्थान में बारां से एंटर होगी, ठीक है। तो जो अगली ट्रिब्यूटरी मैं बता रहा हूँ बी, इसे मैं बी से मार्क कर देता हूँ, बी, ठीक है, उसका नाम है परवन। परवन कहाँ कहाँ बहती है, झालावाड़ प्लस बारां, ठीक है। ये झालावाड़ और बारां से बहती है, और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जब ये नदी बारां से बहती हुई आती है तो बारां में इसके बैंक पर ही, इसके बैंक मतलब होता है इसके तट पर ही, एक फेमस दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़, शेरगढ़ दुर्ग बना हुआ है, कहाँ पर है, बारां में ही बना हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, शेरगढ़ दुर्ग किस पे बना हुआ है, परवन के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। ध्यान रख पाएंगे इस बात को। चलिए, कहाँ कहाँ फ्लो इसका, झालावाड़ और बारां के अंदर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इस परवन की भी एक दो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, इस परवन की भी। अब देखिए कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई ये चीज़ें। मेन हम पढ़ रहे थे चंबल, चंबल से हम आ चुके काली सिंध, काली सिंध की ट्रिब्यूटरी, और उस ट्रिब्यूटरी की भी आगे ट्रिब्यूटरी पढ़ रहे हैं। ये पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि देखिए सारा का सारा पानी जो है वो कहाँ जा रहा है, चंबल के अंदर ही जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमें पढ़ना पड़ता है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। और इनके साथ कुछ फैक्ट्स भी एसोसिएटेड होते हैं, इस वजह से हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है, मजबूरी है ये, ठीक है। तो ये जो परवन है, परवन के ऊपर भी दो छोटी छोटी नदियाँ आके इससे मिलती हैं। एक का नाम है काली खाड़, एक का नाम है काली खाड़, यहाँ से आई नदी और यहाँ आके मिल गई। इस नदी का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस तरीके से एरो बना के लिख रहा हूँ। इसका नाम है काली खार। कुछ किताबों में काली खाड़ लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, काली खार लिख लीजिए, एक ही बात है, बहुत ज़्यादा नाम से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग जब ऑप्शन आएगा तो लिख देंगे इजीली, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। काली खाड़ मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, वो इसलिए लिखवा रहा हूँ कि जिस जगह पे काली खाड़ और परवन आके मिलते हैं, ये जगह, ठीक है, इस जगह पे एक और फेमस दुर्ग बना हुआ है, ठीक है, उसका नाम है मनोहर थाना। मनोहर थाना जल दुर्ग, वाटर फोर्ट, मनोहर थाना जल दुर्ग, ठीक है। 12 में पड़ता है ये मनोहर थाना, या फिर आप चेक कर लीजिएगा, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। 12 में पड़ता है, झालावाड़ में पड़ता है, आप लोग देख लीजिएगा, मनोहर थाना लिखेंगे गूगल पे तो मिल जाएगा इजीली, ठीक है। तो मनोहर थाना दुर्ग जो है मेरे ख्याल से शायद 12 में ही पड़ता है, ठीक है, वो यहाँ पर है मनोहर थाना जल दुर्ग। किस पे बना हुआ है ये, काली खाड़ और परवन के संगम पर, ठीक है। इसके अलावा एक और नदी है छोटी सी, वो आगे इससे मिलती है परवन से, जिसका नाम है निवाज या निमाज, निमाज या निवाज, ठीक है। जो मिल जाए आप वो लिख दीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ज़रा सा यहाँ पे ये ऐसे ये वाली नदी की बात कर रहा हूँ, निवाज या निमाज, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, फिर से परवन की है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ अभी तक कवर कर चुका हूँ यहाँ पे चंबल की राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज, चंबल में राइट साइड से पानी कहाँ कहाँ से आता है, और उनके साथ जुड़े हुए फैक्ट्स, ठीक है, जो आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है,
अब हमें बड़ा काम करना है। वो बड़ा काम है हमें राइट साइड से जो लेफ़्ट साइड से जो ट्रिब्यूटरीज आती हैं हमें उनको पढ़ना है, ठीक है। वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि देखिए उसमें खुद बनास आती है, बनास की भी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, उनके साथ भी काफ़ी सारे फैक्ट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। मैं अब इसको थोड़ा सा इस चंबल नदी को इधर ले लेता हूँ, ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज हटा देता हूँ, सारा बोर्ड क्लियर करके। यहाँ से मुझे दरअसल क्या है, बनास बनानी होगी। तो आप 2 मिनट के लिए वेट कीजिए, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, बनाने के बाद आपसे फिर से मिलता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग चंबल की। हम लेफ़्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे। और मैंने अब क्या किया है, थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कर दिया है। मैंने केवल यहाँ मान लीजिए चित्तौड़ है, चित्तौड़ से लेकर मैंने सवाई माधोपुर तक का ही मैप बनाया है चंबल का, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये सवाई माधोपुर में एक जगह है जहाँ पे आके बनास नदी कहाँ किसको आके मिल जाती है, चंबल में आके मिल जाती है। अब देखिए मैं एक एक चीज़ आपको बताने वाला नहीं हूँ कि अलग अलग से लिखूँ बोर्ड पे। मैं मैप के अंदर ही मार्क करूँगा और मैप के अकॉर्डिंग ही आप लोग पढ़ने की कोशिश करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मैंने जो रिवर बनाई है आप लोगों के लिए, ये है बनास। कौन सी रिवर बनाई है मैंने, बनास है। आप लोग लिख लें इसके ऊपर बनास, और बहुत ध्यान से इसके मैप को देखिएगा। आप एटलस से ज़रूर देखिएगा, एटलस में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसका जो ओरिजिनेशन है, या मैं कहूँ इसका उद्गम है, वो राजसमंद में है। राजसमंद में खमनौर की पहाड़ियों से, खमनौर की पहाड़ियाँ, कहाँ से, राजसमंद से। ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बनास का उद्गम कहाँ पे है, खमनौर की पहाड़ियाँ, ठीक है। कहाँ पे, राजसमंद से। उसके बाद ये जो नदी है, राजसमंद के बाद ये जाती है चित्तौड़ में, ठीक है। ये आया चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद ये नदी जाती है, आगे चलती है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद ये जाती है अजमेर। अजमेर जाती है। अजमेर के बाद ये जाती है टोंक, और टोंक के बाद ये समाप्त होती है सवाई माधोपुर में। कहाँ समाप्त होती है, चंबल नदी में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स बनाई हैं थोड़ा मैग्नीफाई कर दिया। दोबारा मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले राजसमंद, राजसमंद के बाद आता है चित्तौड़, उसके बाद आता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद आता है अजमेर, देन टोंक, और उसके बाद ये फाइनली समाप्त होती है सवाई माधोपुर में, ठीक है। यहाँ तक मैं आप लोगों को बात बता चुका हूँ, ठीक। अब आगे देखिए ज़रा सा, ये यहाँ समाप्त हो चुकी है। जब ये समाप्त होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और बहुत छोटी सी नदी है, सीजनल रिवर है, जिसका नाम है सीप। जिसका नाम क्या है, सीप। वो भी यहाँ आके मिलती है, और ये बहुत ज़्यादा एक फेमस जगह है, ठीक है, जहाँ पे आके तीनों मिलती हैं। रामेश्वरम घाट, या रामेश्वर घाट भी बोल देते हैं, रामेश्वर घाट में आके ये नदियाँ एक साथ मिलती हैं। तो मैं कहूँगा कि जब 3 नदियाँ एक साथ मिलती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, त्रिवेणी संगम, ठीक है। तो राजस्थान का दूसरा त्रिवेणी संगम आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं, वो कहाँ पर है, रामेश्वर घाट। और रामेश्वर घाट कहाँ पड़ता है, सवाई माधोपुर में, ठीक है। पहला मैंने आप लोगों को त्रिवेणी संगम बताया था, वो माही नदी के ऊपर बताया था, नवा टापरा बेणेश्वर धाम में। उसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे मीणा समुदाय का कुंभ कहा जाता है इसे दरअसल, ठीक है। यहाँ पे मीणा समुदाय की काफ़ी बहुलता है सवाई माधोपुर के आसपास, तो इस वजह से उन लोगों का यहाँ पे कुंभ कहा जाता है रामेश्वर घाट को, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ चुकी होगी। रामेश्वर घाट, सीप, यहाँ पे मैंने स्टार इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे क्या है, त्रिवेणी संगम। लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे, त्रिवेणी संगम। इंग्लिश के आप लोग इंग्लिश में लिखेंगे त्रिवेणी कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। बार बार मैं इस चीज़ को नहीं लिखवाने वाला आप लोगों को, अब मैं पहले बता चुका हूँ, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको फ्लो बता चुका हूँ, इसका ओरिजिन बता चुका हूँ, कहाँ समाप्त होती है, समाप्त होते वक्त क्या करती है ये, त्रिवेणी संगम बनाती है, मैं उसकी बात कर चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए ज़रा कि इसके ऊपर कौन से मेजर डैम्स बने हुए हैं, ठीक है। मैं ज़रा से उनकी बात कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर जो मेजर डैम बने हुए हैं बनास के ऊपर, वो एक तो है बीसलपुर डैम। इरिगेशन प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनमें से पहला है बीसलपुर डैम। बीसलपुर डैम की जो लोकेशन है दरअसल वो टोंक में है, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर सवाई माधोपुर
टोंक के पास जो डिस्ट्रिक्ट है, हाँ सवाई माधोपुर, कुछ के अंदर सवाई माधोपुर लिखा रहता है, कंफ्यूज ना हो, टोंक ही है, ठीक है। बीसलपुर डैम टोंक में ही आता है, और बीसलपुर डैम के अंदर बनास का पानी रोका गया है। और यहाँ से बीसलपुर डैम का जो पानी है, इसका दो यूज़ होता है दरअसल, एक तो इरिगेशन में और एक होता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी परियोजना है मीठे पानी की राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो मीठे पानी के लिए जो पानी रोका जाता है सबसे बड़े स्तर पे रोका जाता है पूरे राजस्थान में, यहाँ पे बीसलपुर के अंदर, ठीक है, जहाँ से बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को पानी सप्लाई किया जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं इरीगेशन तो केवल देखिए एक छोटे से एरिया में हो सकती है क्योंकि ज़्यादा पानी आता नहीं है इसके अंदर, तो वो केवल कहाँ होगी, टोंक के अंदर होगी इरीगेशन तो, ठीक है। इरिगेशन का होगा इससे केवल टोंक के अंदर होगा, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर हम आगे भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी, टोंक से ही होगी, क्योंकि देखिए टोंक के अंदर तो वैसे भी सिचुएटेड है। टोंक के बाद अगर आप लोग जयपुर में रहे हैं या जयपुर के आसपास के हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है कि हमारे यहाँ पे बीसलपुर का पानी आता है। तो बीसलपुर का पानी आता है मतलब कहाँ से, यहाँ से आता है, तो जयपुर के अंदर यहाँ का पानी जाता है, ठीक है। पोर्टेबल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं इसे। इसके अलावा अजमेर में भी यहाँ का पानी जाता है, और नागौर, नागौर के बारे में मैंने आपको बताया था, कुबड़ पट्टी है जहाँ का पानी बिल्कुल पीने योग्य नहीं है, तो वहाँ पे हमें पानी पहुँचाना था मीठा पानी, तो वो कहाँ से पहुँचाया गया, बीसलपुर से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 4 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर कवर है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, बीसलपुर डैम, ठीक है। तो पहला डैम जो बना इसके ऊपर वो क्या नाम है उसका, बीसलपुर डैम। एक और डैम इसके ऊपर बन रहा है उसका नाम है ईसरदा डैम, ईसरदा, ये भी एक जगह है। जब आप लोग सवाई माधोपुर से जयपुर ट्रैवल करेंगे बाय ट्रेन तो ये जगह आती है ईसरदा, ठीक है। ये भी टोंक के अंदर पड़ती है ईसरदा डैम। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसके बारे में नहीं पता ज़्यादा कि इसका काम क्या होगा, इरिगेशन के लिए होगा, ड्रिंकिंग वाटर के लिए होगा, वैसे दोनों ही काम होते हैं जनरली, ठीक है। चलिए, तो इसके ऊपर जो मेजर डैम्स बने हैं वो ये हैं। क्वेश्चन आएगा तो बीसलपुर के ऊपर आएगा, ईसरदा के ऊपर आने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को इसके ऊपर बनने वाले डैम्स के बारे में बता दिया। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ हम कोई जल के माध्यम से बिजली नहीं बनाने वाले, ये आपको बात बता देता हूँ पहले ही, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये मैंने इनके डैम्स के बारे में बात बता दी, कहाँ पे हैं ये भी बता दिया आपको। चलिए अब ज़रा सी हम आगे की बातें करते हैं। अब हम बात करेंगे बनास की ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में, ठीक है। बनास की ट्रिब्यूटरीज़ या मैं कहूँ सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। कुछ नदियाँ इधर से आएंगी, कुछ नदियाँ इधर से आएंगी, ठीक है। तो वही हो जाएगी बात, जो बनास है उसकी कुछ तो राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज़ होंगी, कुछ लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरीज़ होंगी। मैं पहले राइट हैंड साइड से शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो पहली राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी आई है उसका नाम है बेड़च। क्या नाम है उसका, बेड़च। देखिए ज़रा ध्यान से, बेड़च जो आई है वो राजसमंद के भी नीचे जो ज़िला है, राजसमंद के नीचे कौन सा ज़िला है, उदयपुर है, ठीक है। तो उदयपुर से एक नदी निकल के आई है और उसका नाम है आयड़। ध्यान से देखिएगा इस बात को, आयड़, आयड़ निकल के आई और वो एक बड़े से तालाब में आके गिर गई, ठीक है। इस तालाब का नाम है जयसमंद, लिखते जाइए आप लोग, सॉरी उदय सागर, उदय सागर मैंने शायद इसमें गलत लिख रखा है, ठीक है। हाँ, आयड़ से आई और आयड़ से आने के बाद एक बड़े से तालाब में गिर गई जिसका नाम है उदय सागर। जयसमंद नहीं, उदय सागर है, ठीक है। उदय सागर में गिरने के बाद जब ये नदी दोबारा तालाब से बाहर निकलती है, फ्लो होती है, ओवरफ्लो होती है, तब ये नदी कहलाती है बेड़च। पानी एक ही है, ठीक है, बस नाम इनके अलग अलग हो गए। इसके बाद ये नदी कहलाएगी बेड़च, बेड़च।
ठीक है। और ये जो बेड़च नदी है ये जाके आगे इस तरीके से जाती है, ये राजसमंद के आगे भीलवाड़ा में, ठीक है, भीलवाड़ा में ये नदी जाके इस तरीके से बनास से जुड़ जाती है, ठीक है। जिस जगह पे बेड़च जुड़ती है वो है बीगोद, ये जगह का नाम है बीगोद। बीगोद, बीगोद कहाँ, मैंने अभी आपको बताया भीलवाड़ा में, ठीक। लेकिन कहानी यहाँ तक नहीं है, कहानी ये है कि बीगोद में ही इसी जगह पे एक और नदी आके जुड़ती है, ठीक है, जिसका नाम है मैनाल। इसका क्या नाम है, मैनाल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से क्या हुआ, 3 नदियाँ जुड़ गई। तो 3 नदियाँ जुड़ गई तो मैं यहाँ स्टार बना देता हूँ, और स्टार बनाने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी क्या बना, मेरा त्रिवेणी संगम बना, ठीक है। और किन किन नदियों ने बनाया, वो बनास ने बनाया, बेड़च ने बनाया और मैनाल ने बनाया। कहाँ पर है तीसरा त्रिवेणी संगम, भीलवाड़ा बीगोद में, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात क्लियर हुई होगी, ठीक। आयड़ आई, आयड़ बाद में क्या बनी, बेड़च, क्योंकि वो किस में गिर गई, उदय सागर में, और आगे जाके क्या बन गई, बीगोद, ठीक है। आयड़ के साथ एक फैक्ट जुड़ा हुआ है, आयड़ के साथ, वैसे आप लोग बाद में भी पढ़ लेंगे। दरअसल एक सभ्यता थी बहुत पुरानी, आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता, जिसके अवशेष हमें बनास के आसपास के इलाकों से मिले, खासतौर से उदयपुर के अंदर, ठीक है। तो आहड़ सभ्यता जो थी वो इस आयड़ नदी के किनारे ही बसी हुई थी। किस नदी के किनारे, नोट डाल के लिख लेना आप अलग से, आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे ही पाई गई है वो, ठीक है। अब ज़रा देखिए आगे इसके अंदर और क्या फैक्ट्स जुड़े हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। जब एक नदी और यहाँ से आती है, ठीक है, ये अभी मेरा चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर एक और नदी आती है इस साइड से, जिसका नाम है गंभीरी। इस नदी का नाम है गंभीरी। मैं री बोल रहा हूँ, मतलब री लिखना है, क्योंकि एक नदी और आती है गंभीर, ठीक है। गंभीर नदी यहाँ पे नहीं है, गंभीर नदी कहीं यहाँ पे ऊपर जाके आएगी, ठीक है, और भरतपुर वगैरह साइड आती है गंभीर, लेकिन ये गंभीरी है, ठीक है। तो जो गंभीरी रिवर है वो और बेड़च, ये दोनों जिस जगह पे मिलते हैं, ठीक है, इस जगह पे मिलते हैं, यहाँ पे राजस्थान का सबसे ज़्यादा फेमस फोर्ट है, कौन सा है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। मैंने आप लोगों को जब फिजियोग्राफी पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो मेसा के पठार पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है, मेसा के पठार पे बना हुआ है। दरअसल एक फ्लैट लैंड थी, उस फ्लैट लैंड को गंभीरी और बेड़च ने इतना ज़्यादा काट फाट दिया आसपास से कि बीच में एक जगह बच गई ऊंची, ठीक है, और उसी को क्या नाम दे दिया, मेसा का पठार। और उसी मेसा के पठार पे क्या बना है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। कहानी ध्यान रखिएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है राजस्थान की जीके के अंदर, तो उसके साथ एसोसिएटेड नदियाँ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी हुई मेरी अभी राइट हैंड साइड से, ठीक है। राइट हैंड साइड से आने वाली नदियों को मैं कवर कर चुका हूँ जो कि बनास में आके जुड़ती हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, मैं भी बनास की बात कर रहा हूँ केवल, ठीक है। अभी कुछ नदियाँ इसमें भी आके जुड़ेंगी चंबल में, उसकी बात करूँगा, लेकिन पहले केवल मैं बनास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक नदी और आई राजसमंद से निकल के, और वो आके अजमेर में बनास में आके गिरती है। इसका नाम है, यहाँ से कहीं से आती है इस तरीके से घूमती फिरती और यहाँ आके गिर जाती है। इस नदी का नाम है कोठारी, ठीक है, और इसका जो उद्गम है वह है दिवेर की नाल से। दिवेर की नाल, मैंने नाल वगैरह आप लोगों को लिखवा रखी हैं, ठीक है। दिवेर की नाल कहाँ है, राजसमंद में है, ये बात भी मैंने आपको बता रखी है, ठीक है।
राजसमंद में ही है दिवेर की नाल, लिख लीजिएगा आप लोग। तो कोठारी नदी आई, और कोठारी नदी कहाँ पे आके मिलती है बनास में? अजमेर में मिलती है, ठीक है। एक सेकंड में कंफर्म कर लेता हूँ इसे। सॉरी, भीलवाड़ा में मिलती है, भीलवाड़ा में मिलती है, मैं गलत बोल गया, अजमेर में नहीं, भीलवाड़ा में मिलती है, ठीक है। भीलवाड़ा में मिलती है कोठारी नदी, जहाँ पे आगे मिली ये भी भीलवाड़ा है। और ये फेमस किस लिए है? केवल एक चीज़ की वजह से कि इसके ऊपर बना हुआ है मेजा डैम, ठीक है। इसके ऊपर क्या बना हुआ है? मेजा डैम। मेजा डैम भीलवाड़ा में बना हुआ है इसके ऊपर, जहाँ से भीलवाड़ा सिटी को पीने का पानी मिलता है मेजा डैम से, ठीक है। तो कोठारी नदी के ऊपर वो बना हुआ है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। कोठारी के बाद एक और नदी आई, और वो आके जुड़ती है टोंक में, इधर से कहीं से आती है। तो देख लीजिएगा आप लोग, मेरे पास जगह थोड़ी कम है, इस वजह से मैं थोड़ा सा ऊपर से बना रहा हूँ, ठीक है। एक और नदी आई, उसका नाम है खारी। खारी नदी आई, और एक और नदी आके बनास से जुड़ती है, और ये जुड़ती है आके राजमहल टोंक में, ठीक है। खारी आई, राजमहल टोंक में आके जुड़ती है, ये जगह है राजमहल टोंक, ठीक है। राजमहल टोंक में ही एक और नदी आके जुड़ती है खारी और बनास के साथ, जिसका नाम है डाई। डाई, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे भी मुझे क्या मिलने वाला है? एक त्रिवेणी संगम मिलने वाला है, ठीक है। तो मैंने टोटल आपको 4 त्रिवेणी संगम पढ़ाए हैं, ठीक है। पहला मैंने पढ़ाया था नवा टापरा, ठीक है, डूंगरपुर के अंदर। दूसरा मैंने आपको रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर, तीसरा बिगोद भीलवाड़ा, और जो चौथा है वो राजमहल टोंक में पढ़ाया मैंने आपको, खारी, डाई और बनास का, ठीक है। खारी के साथ एक दो एसोसिएटेड हैं जो फैक्ट्स, वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये दरअसल नदी थोड़ी सी बड़ी है, पीछे से आ रही है, राजसमंद से होती हुई आ रही है, ठीक है। राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक और अजमेर से बहती है खारी नदी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, खारी नदी जो है राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक और अजमेर से बहती है, ठीक है। इसके ऊपर 2 डैम बने हुए हैं, एक तो खारी डैम बना हुआ है, खारी डैम बना हुआ है जो कि भीलवाड़ा में है। आप लोग खुद लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है इसलिए मैं उनको लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। खारी डैम बना हुआ है भीलवाड़ा में, और अजमेर में बना हुआ है नारायण सागर, ठीक है। अजमेर में बना हुआ है नारायण सागर, और भीलवाड़ा में बना हुआ है खारी डैम, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो मैं पहले लिख चुका हूँ खारी के साथ, ठीक है। कॉन्फ्लुएंस बता चुका हूँ, त्रिवेणी कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नदी और आती है, ठीक है, वो जयपुर साइड से कहीं से आती है, और यहाँ पे आके सवाई माधोपुर में मिलती है। इस नदी का नाम है मोरेल। मैं यहाँ लिख रहा हूँ मोरेल नदी, ठीक है। मोरेल नदी जो बहती है, आप लिख लीजिए, जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर में। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मोरेल नदी बहती है जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर में, और वो यहाँ आके मिल जाती है सवाई माधोपुर में। किससे मिलती है? बनास से मिलती है, ठीक है। मोरेल नदी को राजस्थान का हेल कहा जाता है, हेल, राजस्थान हेल कहा जाता है। हेल मतलब होता है नर्क, ठीक है। नर्क क्या कहा जाता है? हेल कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान का नर्क कहा जाता है। कारण ये है कि जयपुर में एक जगह है चैनपुरा। चैनपुरा में दरअसल क्या है? स्लॉटर हाउसेज हैं। स्लॉटर हाउस मतलब बूचड़ खाना या कसाई खाना। वहाँ इतने जानवर काटे जाते हैं, उनका सारा का सारा जो खून होता है वो इस नदी में बहा दिया जाता है, मोरेल के अंदर। इस वजह से सारी नदी कैसी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, खून से सनी हुई नदी है। इस वजह से इसको राजस्थान का हेल कहा जाता है, किसको? मोरेल नदी को। और जयपुर से आती है, दौसा और सवाई माधोपुर में आके समाप्त हो जाती है,
ठीक है। अब मोरेल की ही एक सहायक नदी है, मोरेल की ही एक सहायक नदी है जिसका नाम है ढूंढ। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ढूंढ, ढूंढ, ढूंढ नाम है, ठीक है। तो वो इसकी सहायक नदी है, जयपुर से निकलती है ये, ठीक है। इसके अलावा दो नदियाँ और हैं यहाँ पे, आप लोग मैप से देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से दो नदियाँ और आती हैं, आप लोग देख लीजिएगा तो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। इनका नाम है एक बांडी और मानसी, बांडी और मानसी। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट थी वो मैं बना चुका बनास के साथ, ठीक है। चलिए, तो ये मेरी कवर हुई बनास, ठीक है। लेकिन अभी रुकिए, कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो बनास के साथ चंबल में यहाँ से आके डायरेक्टली जुड़ती हैं, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो बनास भी, क्योंकि लेफ़्ट साइड की ट्रिब्यूटरी थी चंबल की, तो कुछ नदियाँ डायरेक्टली इधर से आके चंबल में जुड़ती हैं, तो मैं उनकी बात कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, मैं बात कर रहा था कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो बनास के अलावा भी चंबल से आके जुड़ती हैं, तो मैं उनकी बात कर लेता हूँ। पहली नदी है जो यहाँ से आके जुड़ती है इस तरीके से चंबल से, इसका नाम है ब्राह्मणी या बामनी, ठीक है। ब्राह्मणी बोलते हैं लेकिन वो नाम बिगड़ चुका है अब, तो ब्राह्मणी की जगह नाम चलता है आजकल बामनी। ये चित्तौड़गढ़ से ही आती है, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ से आके, चित्तौड़गढ़ के दरअसल बाहर से आती है, एमपी से आती है कहीं से, चित्तौड़गढ़ से आके ये मिलती है जिस जगह पे, वहाँ पे बना हुआ है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ठीक है। यहाँ क्या बना हुआ है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कहाँ मिल रही है, चित्तौड़गढ़ में मिल रही है, चित्तौड़गढ़ में ही है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। फोर्ट लिख लीजिएगा आप लोग, भैंसरोडगढ़ फोर्ट बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे चंबल और बामनी नदी आगे दोनों मिलती हैं। कहाँ पे मिलती हैं, चित्तौड़ में ही मिलती हैं, ठीक है। चलिए, भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है, इसके आसपास का इलाका जो था, पहले भैंसरोडगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था, लेकिन यहीं पे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो राणा प्रताप सागर अब डैम बन चुका है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। उसका पानी अब यहाँ भर चुका है, तो पानी भरने की वजह से अब ये एक प्रकार की एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो चुकी है। एक्वेटिक मतलब जो जल के नीचे है, और इसकी वजह से यहाँ पे अब जो कहूँ मैं कि यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है वो अब एक्वेटिक नेचर की पाई जाती है। टॉर्टोइस हो गया, एलिगेटर्स हो गए, यहाँ पे डॉल्फिन्स हो गई, ठीक है। ऐसी चीज़ें अब यहाँ पाई जाती हैं जिनका अब कंजर्वेशन किया जाता है, ठीक है। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है वो यहाँ बना हुआ है ब्राह्मणी और चंबल के कॉन्फ्लुएंस पे, ठीक है। अगली जो नदी आई वो है कुराल। अगली नदी जो आई वो आई कुराल, कहीं बूंदी में आती है इस जगह से। कुराल ऐसे आई और ऐसे आके चली जाती है, लेकिन कुराल छोटी नदी है। मेन नदी है मेज़, ये जो नदी है वो मेज़ है, और कुराल केवल यहाँ तक है, कुराल, ठीक है। कुराल और मेज़। कुराल का जो ओरिजिनेशन है, कुराल जो जन्म लेती है, उद्गम है, वो भीलवाड़ा में है, और ये आके समाप्त होती है मेज़ में। कहाँ पे होती है, बूंदी में होती है, ठीक है। कहाँ पे आके समाप्त हो रही है, बूंदी में। तो कुराल का उद्गम भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा में किस प्रदेश से है, ऊपरमाल के पठार से। कुराल का जो उद्गम है वो कहाँ से है, ऊपरमाल पठार से। ऊपरमाल पठार के बारे में आपको बता चुका हूँ, कहाँ से कहाँ तक है, भैंसरोडगढ़ से गढ़ से बिजौलिया तक ऊपरमाल पठार कहलाता है, ठीक है। तो ऊपरमाल पठार का जो इलाका भीलवाड़ा में पड़ता है, वहीं से कुराल का उद्गम होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और कहाँ पर आगे ख़त्म हो रही है, ये बूंदी के अंदर ख़त्म हो रही है। मेज़ की अगर मैं बात करूँ तो मेज़ जो है उसका जो स्टार्ट होती है वो होती है खैराड़ रीजन से। कहाँ से स्टार्ट होती है वो, खैराड़ रीजन से। खैराड़ रीजन मैंने आपको बताया था कि जो बिजौलिया से ऊपर का जो रीजन आता है, बिजौलिया से लेके देवली तक का जो रीजन आता है वो खैराड़ रीजन कहलाता है। यहाँ के रीजन से इसका उद्गम स्टार्ट हुआ मेज़ का,
और ये जाके किस में मिलती है, आगे जाके चंबल में मिलती है। इसका जो फ्लो है वो केवल बूंदी तक ही सीमित है, बूंदी से आगे जाके ये मिल जाती है किसके अंदर, कोटा में मिल जाती है। ठीक है, जहाँ पे बूंदी और कोटा की बाउंड्री आती है वहीं पे जाके मिल जाती है, ये कोटा में नहीं घुसती मेज़। ठीक है, और इसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा फेमस बांध बना हुआ है मेज़ के ऊपर, बूंदी के अंदर ही बना हुआ है, जिसका नाम है गुढ़ा डैम। गुढ़ा डैम फेमस क्यों है, क्योंकि ये मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, मिट्टी से बना हुआ बांध है, इस वजह से फेमस है, मेज़ के ऊपर बना हुआ गुढ़ा बांध। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक और बांध पढ़ाया था मिट्टी से बना हुआ, पिचियाक बांध। पिचियाक बांध मैंने जोधपुर के अंदर पढ़ाया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, जब मैंने आप लोगों को लूणी पढ़ाई थी। ठीक है, तो लूणी के अंदर पिचियाक बांध एक मिट्टी का बना हुआ है, एक गुढ़ा डैम मिट्टी का बना हुआ है, और केवल एक और डैम है मिट्टी का बना हुआ। टोटल 3 डैम है मिट्टी के बने हुए राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो केवल वो 3 डैम पढ़ने होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो गुढ़ा डैम मिट्टी का बना हुआ किसके ऊपर, मेज़ नदी के ऊपर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग। चलिए, तो ये मेरी बाकी की जो रिवर्स थी जो चंबल के अंदर लेफ़्ट हैंड से आके जुड़ने वाली थी, मैं उनको कवर कर चुका हूँ। और इसके साथ जो चंबल नदी थी वो पूरी की पूरी मेरी अब समाप्त हो चुकी है। इसके अंदर जो जो फैक्ट्स लिखवाने थे वो मैं सारे आप लोगों को लिखवा चुका हूँ। ठीक है, अच्छा हाँ, मेज़ नदी आजकल क्यों फेमस है, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बोला था कि मेज़ नदी आजकल फेमस है। मेज भी बोल देते हैं कुछ लोग, मेज। ठीक है, बात एक ही है। मेज़ नदी आजकल क्यों फेमस हो रही है, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखिए आप लोगों ने अगर करंट अफेयर्स के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप लोगों ने सुना होगा रामगढ़ विषधारी को राजस्थान के अंदर चौथा टाइगर रिजर्व केंद्र बनाया जा रहा है अब। ठीक है, उसकी अब मंजूरी मिल चुकी है और उसका घोषणा भी की जा चुकी है। तो वहाँ से जो नदी बहती है उस रामगढ़ विषधारी से, वो नदी कौन सी है, मेज़ ही है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए करंट का क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। आप देखिए ज्योग्राफी को उसने करंट के साथ किस तरीके से रिलेट किया, और मेरी गट फीलिंग कह रही है कि इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा इस बार। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ एक फैक्ट आप जोड़ लीजिएगा, मेज़ नदी कहाँ से बह रही है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य से बह रही है। और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व केंद्र होने वाला है। ठीक है, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट जहाँ चलेगा वो चौथा होगा। ठीक है, पहला कौन सा है, रणथंभौर, सेकंड नंबर पे सरिस्का, तीसरा है मुकुंदरा। ठीक है, चौथा होगा रामगढ़ विषधारी। ठीक है, रामगढ़ विषधारी को टाइगर्स का पालन घर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, यहीं पर रणथंभौर है, रणथंभौर से टाइग्रेस आती है, यहीं पे आके जनरली बच्चे दिया करती है और फिर वापस वो अपने बच्चों को लेके चली जाती है। ठीक है, इस वजह से उसको पालन घर भी कहा जाता है रामगढ़ विषधारी को। ठीक है, चलिए, तो ये मेरी कहानी हुई चंबल की, चंबल के साथ बनास की। बहुत ज़्यादा लंबी हो गई मुझे पता है, लेकिन ये देखिए मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन जो इस चैप्टर का है वो ये 2 नदियाँ ही कवर करती हैं और इन्हीं से क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, अब 2 छोटी छोटी नदियाँ बची हैं, उनको कवर करते हैं और ये चैप्टर समाप्त करते हैं पूरा। चलिए, तो मैं बात कर रहा था आप लोगों से बे ऑफ बंगाल में जाके गिरने वाली नदियों की। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको चंबल और बनास पढ़ा दी है। अगली नदी जो आई है उसका नाम है गंभीर रिवर। गंभीरी नहीं है, गंभीर है। ठीक है, गंभीर नदी का जो ओरिजिन है, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रिवर ये, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए यमुना में डायरेक्टली जाके गिरती हैं, चंबल का पार्ट नहीं है, चंबल में नहीं जाती। केवल क्वेश्चन बनता है तो यही बनता है, इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता इसके ऊपर। बट फिर भी क्या पता कोई क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। इसका ओरिजिन जो है वो सपोटरा तहसील, सपोटरा एक तहसील है, कहाँ पे है, करौली में, वहाँ पे इसका उद्गम होता है गंभीर नदी का। ठीक है, और गंभीर नदी दरअसल क्या है, 5 अलग अलग छोटे छोटे नाले हैं या कह लूँ स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, उनके नाम क्या हैं, भद्रावती, भद्रावती, बारखेड़ा, बारखेड़ा, अट्टा,
माची और भैंसावत। ठीक है, 5 छोटी छोटी नाले कह लो, भद्रावती, बारखेड़ा, अट्टा, माची और भैंसावत। इन 5 नालों को जोड़ के एक जगह पे इनका पानी इकट्ठा किया गया है। अब जब हम जोड़ेंगे और इकट्ठा करेंगे, इसका मतलब हमें एक डैम बनाना पड़ेगा। उस डैम का नाम है पांचना डैम। पांचना मतलब 5 की वजह से डैम का नाम पड़ा है पांचना डैम, इन 5 के नाम पे पांचना। ठीक है, और इनको जोड़ के जो नदी निकाली गई है उसके बाद, उसका नाम है गंभीर। समझ में आई बात? कहाँ निकली है? करौली से इसकी स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, और पांचना डैम जो है वो सबसे बड़ा रेत का, सॉरी, मिट्टी का डैम है। सबसे बड़ा मिट्टी का डैम है राजस्थान का। ध्यान रखिएगा, मैंने कुल 3 ही डैम बताए हैं आपको मिट्टी के। पहला बताया पिछियाक बांध, दूसरा बताया गुढ़ा बांध, तीसरा बता रहा हूँ पांचना बांध। ठीक है, और उन सब बांधों के अंदर सबसे बड़ा है, केवल 3 ही बांध है मिट्टी के राजस्थान में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेता है पांचना बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो गंभीर पे है। ठीक है, गंभीर नहीं, गंभीर पे। ठीक है, अगर मैं इसके फ्लो की बात करूं तो फ्लो जो है वो करौली से स्टार्ट होता है, उसके बाद जाता है सवाई माधोपुर। आप सोचेंगे करौली से स्टार्ट होकर सवाई माधोपुर में कैसे जा रहा है फ्लो, तो उसके लिए आप लोग ये काम करें, एटलस ही देखें, बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं मानता हूँ करौली ऊपर है, सवाई माधोपुर नीचे है, तो ये कैसे जा रहा है, लेकिन आप लोग एटलस देखेंगे तो ही समझ में आएगा। करौली से सवाई माधोपुर, देन जाता है भरतपुर, देन जाती है ये धौलपुर, और धौलपुर से बाहर ये निकल जाती है और आगे जाके यमुना में मर्ज हो जाती है। ठीक है, हमें ज़्यादा मतलब नहीं है कहाँ पे जाके ये मथुरा में मर्ज होगी। ठीक है, सॉरी, यमुना में मर्ज होगी। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स, ये चारों की चारों डिस्ट्रिक्ट दरअसल भरतपुर रेंज के अंदर आती है। भरतपुर रेंज आपको पता होना चाहिए, राजस्थान को 7 अलग अलग रेंजेस में तोड़ा गया है प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से। उसमें से एक रेंज है भरतपुर रेंज। भरतपुर रेंज के अंदर 4 ही ज़िले आते हैं। वो 4 ज़िले कौन से? करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर और धौलपुर। और उन चारों ज़िलों से बहने वाली नदी कौन सी है? गंभीर। ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र नदी है जो किसी रेंज के सभी ज़िलों से होकर बहती है। बाकी ऐसी कोई सी भी नदी नहीं है जो एक रेंज के सभी ज़िलों से होकर बहे। ठीक है, चंबल भी जो बहती है वो कोटा और बूंदी से बहती है, झालावाड़ और बारां से होके नहीं बहती चंबल। ठीक है, तो कोई एक नदी जो किसी रेंज के सारे ज़िलों से होके बहे वो केवल कौन सी है? गंभीर। क्या पता क्वेश्चन पूछ रहे इसके ऊपर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका ऑर्डर भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस गंभीर नदी के ऊपर एक और डैम बना हुआ है जिसका नाम है अजान डैम। अजान डैम, अजान डैम है भरतपुर में, बहुत इम्पोर्टेंट डैम है। अजान डैम कहाँ पर है? भरतपुर में है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। अजान डैम इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो पानी है, इसी पानी को आगे जाके हम छोड़ते हैं केवला देव, जो राष्ट्रीय हमारा अभ्यारण्य है पक्षियों के लिए, उसके अंदर छोड़ा जाता है, जिससे वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे पक्षी पनप पाते हैं। ठीक है, तो जहाँ वहाँ पानी किससे छोड़ा जाता है? इसी अजान डैम से छोड़ा जाता है। तो इस वजह से अजान डैम को लाइफ लाइन ऑफ केवला देव कहा जाता है। लाइफ लाइन ऑफ केवला देव। केवला देव जो बर्ड सेंचुरी है, नेशनल बर्ड सेंचुरी जो है, उसमें छोड़ा जाता है अजान डैम के पानी को। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो एक तो इसके ऊपर अजान डैम बना हुआ है, इसके ऊपर एक और डैम बना हुआ है जिसका नाम है बंद बरेठा डैम। बंद बरेठा डैम, ये भी भरतपुर में है। ठीक है, तो देखिए कितने सारे डैम इसके ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नदी इसलिए हो जाती है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट डैम्स हैं। बंद बरेटा का अपने आप में जो नाम है, इसके नाम से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है।
तो इसलिए नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है भरतपुर के अंदर ही, बंद बरेटा सेंचुरी कहलाती है वो, ठीक है। तो इतने सारे डैम्स हैं इसके ऊपर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। गंभीर नदी आगे जाके किससे मिलती है, ये डायरेक्टली यमुना में जाके मिलती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यमुना रिवर से डायरेक्टली जाके मिलती है। ये चंबल के थ्रू यमुना में नहीं मिलती, ठीक है, चंबल में नहीं मिलती गंभीर नदी है, आपको बता रहा हूँ, ध्यान से याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। एक छोटा सा और फैक्ट है, वो भी देख लीजिए। एक छोटा सा और फैक्ट है गंभीर के ऊपर, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। वो ट्रिब्यूटरी क्यों बतानी पड़ रही है, क्योंकि उसका नाम है पार्वती, ठीक है। एक पार्वती तो वो थी जो चंबल के अंदर आके मिल रही थी राइट हैंड साइड से, मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था 12 से, ठीक है। एक तो वो पार्वती थी, 2 बार राजस्थान और एमपी के बीच में बॉर्डर बना रही थी, वो पार्वती अलग है। इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी जिसका नाम पार्वती है, ये पार्वती अलग है। पढ़ाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इस पार्वती के ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है पार्वती डैम, और ये पार्वती डैम जो है वो कहाँ पर है, धौलपुर में है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको पता चल चुका होगा कि ये बताना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन अगर आ गया एग्ज़ाम के अंदर तो यही पूछेगा पार्वती डैम राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। वो आप लोगों को ऑप्शन देगा कोटा, सवाई माधोपुर, झालावाड़ और धौलपुर, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में अगर यही बात रह गई कि पार्वती तो हमने पढ़ी थी चंबल के साथ सहायक नदी है, और चंबल के साथ सहायक नदी जो है वो 12 से होकर आती है, तो आप लोगों का दिमाग शायद ये काम करेगा कि 12 या कोटा में से कोई एक ऑप्शन होगा, लेकिन वास्तविकता में उस पार्वती के ऊपर कोई डैम बना ही नहीं है इस नाम से, पार्वती नाम से, ठीक है। पार्वती डैम जो बना है वो पार्वती नदी पे बना है, लेकिन वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंभीर की है, और वो कहाँ बना है, धौलपुर में बना है। तो क्वेश्चन ऐसे कभी कभी उलझाने वाले आ जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगली रिवर जो आई और जो आखिरी रिवर है हमें जो पढ़नी है वो है बाणगंगा। कहा जाता है अर्जुन ने तीर चलाया था, उससे जो नदी निकली थी उसका नाम कहला है बाणगंगा, इसीलिए इसको बार हेडेड रिवर भी कहा जाता है, बार हेडेड रिवर। अपने तीर से एक नदी निकाल दी थी अर्जुन ने, इसका नाम था बाणगंगा, मतलब ये पौराणिक नदी है, ठीक है। इसका ओरिजिन जो है वो बैराट से है, बैराट की पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ अब तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल चुका होगा कहाँ पे हैं, जयपुर में है। इसका जो फ्लो है ये कहाँ कहाँ बहती है, इसका फ्लो है जयपुर से चलती है दौसा जाती है, दौसा से जाती है ये भरतपुर, और फिर उसके बाद आगे निकल जाती है, जाके किस में मिलती है, यमुना में। डायरेक्टली ये भी यमुना में जाती है, ये भी चंबल की सहायता नहीं लेती यमुना में जाके मिलने के लिए, ठीक है। इसके ऊपर जो डैम बना हुआ है, फेमस डैम जो है वो जयपुर के अंदर ही है, जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ डैम बना हुआ है, ठीक है। और ये राम सिंह द्वितीय जी की याद में बनवाया गया था जमुआ रामगढ़ डैम, ठीक है। आप जयपुर से जाएंगे 25 किलोमीटर दूर पड़ता है जयपुर से, ठीक है। और जमुआ रामगढ़ से एक सेंचुरी भी है जो जयपुर के अंदर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये कहानी थी बाणगंगा के बारे में, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। अब मैं कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को लिखा देता हूँ, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में, छोटे मोटे एग्जाम्स में काम आ जाते हैं, हो सकता है आरएस के अंदर भी पूछ ले। कुछ फैक्ट्स हैं नदियों के बारे में जो मैं लिखा देता हूँ, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो लिखिए सम फैक्ट्स, कुछ तथ्य, ठीक है। तथ्य लिखवा रहा हूँ मैं कुछ, तो तथ्य लिख लीजिए। लिखिए, अजमेर केवल एकमात्र ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से तीनों प्रकार की नदियों का उद्गम होता है। तीनों प्रकार की नदियों का मतलब जहाँ से इनलैंड ड्रेनेज की नदियाँ भी निकलती हैं, आंतरिक प्रवाह की, बे ऑफ बंगाल में जाने वाली नदियाँ भी निकलती हैं, और अरब सागर में जाने वाली नदियाँ भी निकलती हैं, ठीक है। उदयपुर से केवल बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में जाने वाली नदियों का उद्गम होता है, उदयपुर से। जयपुर से बे ऑफ बंगाल और
इनलैंड ड्रेनेज की, इनलैंड ड्रेनेज मतलब आंतरिक प्रवाह की नदियों का उद्गम होता है जयपुर से। बाणगंगा और गंभीर नदियाँ यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, ना कि चंबल की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान से बहने वाली तीन नदियाँ, राजस्थान से बहने वाली तीन नदियाँ, ठीक है, यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं या सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? चंबल, गंभीर और बाणगंगा। ठीक है, तीन नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं जो राजस्थान से होकर बहती हैं। चंबल, बाणगंगा और कौन सी? गंभीर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। हाँ, अगला फैक्ट है, ऐसा ज़िला जिससे कोई नदी नहीं बहती वो बीकानेर और चूरू। मैंने देखिए आपको बताया था कांतली नदी जो है वो झुंझुनू में कहीं ना कहीं आके समाप्त हो जाती है, चूरू तक तो बहुत मुश्किल से पहुंच पाती है, लेकिन फिर भी किताबों में उसे चूरू भी लिखा हुआ है। लेकिन फैक्चुअली देखिए वास्तविकता में चूरू में नदी नहीं पहुंचती कांतली। तो जो ज़िले जिनमें कोई नदी नहीं बहती वो हैं बीकानेर और चूरू। ठीक है, जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं वो है चित्तौड़। ठीक है, बात सुनिएगा ध्यान से, जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं वो है चित्तौड़। ठीक है, ऐसी डिस्ट्रिक्ट जिसमें एक भी नदी का उद्गम नहीं है, एक भी नदी का उद्गम नहीं है, वो है बीकानेर। ठीक है, आगे लिखिए, आगे देखिए। ऐसा संभाग जिसके सभी ज़िलों में एक कॉमन नदी बहती है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, गंभीर। ठीक है, ऐसा संभाग जिसके सभी ज़िलों से एक कॉमन नदी बहती है, मतलब कॉमन टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, वो कौन सी नदी थी? गंभीर। वो कौन से संभाग से बह रही थी? भरतपुर संभाग से, भरतपुर रेंज से। ठीक है, वह संभाग जिसमें एक नदी ही बहती है, केवल एक नदी बहती है। ठीक है, वो कौन सा है? बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में केवल हमें एक नदी मिलती है, वो कौन सी है? घग्गर नदी। देखिए बीकानेर संभाग के अंदर मैं अगर बात करूं कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, बीकानेर खुद आता है, चूरू आता है। ठीक है, इसके अलावा श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ आता है, चार आते हैं और इनके अंदर से केवल एक ही नदी बहती जो है घग्गर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, ऐसा संभाग या ऐसी रेंज, ठीक है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं तो वह है कोटा। ठीक है, आपको बताया भी मैंने थोड़ी देर पहले कोटा से कितने सारी नदियाँ बह रही हैं। कोटा के आसपास मतलब कोटा संभाग के अंदर कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, ये सारी चारों के चारों डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। ठीक है, इसे हाड़ौती भी कहा जाता है। तो हाड़ौती संभाग से सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती हैं। राज्य में कुल 15 नदी बेसिन हैं, 15 रिवर बेसिन हैं। अगला फैक्ट लिखवा रहा हूँ मैं, राजस्थान में कुल 15 रिवर बेसिन्स हैं और 58 सब बेसिन्स हैं, मतलब छोटे नदियों के सहायक बेसिन्स जो हैं वो 58 हैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर 15 नदी बेसिन्स हैं और 58 नदी के उप बेसिन हैं। ठीक है, उप बेसिन, सब बेसिन हैं। अब अगला जो फैक्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया या जल ग्रहण या कैचमेंट एरिया, घटते हुए क्रम में लिख रहा हूँ, मतलब सबसे ऊपर लिख रहा हूँ मैं कौन सी नदी का सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया है या जल ग्रहण एरिया है। एरिया, ठीक है, एरिया समझिए आप लोग। ठीक है, सबसे बड़ा जो कैचमेंट एरिया है वो है बनास का। बनास के बाद सेकंड नंबर पे आती है लूणी। ठीक है, लूणी के बाद आती है चंबल। अब आप लोग सोच रहे होंगे चंबल नीचे क्यों आई? क्योंकि देखिए चंबल केवल 153 किलोमीटर में बहती है राजस्थान से, और वो भी बाउंड्री बनाते हुए बहती है एमपी के साथ, तो वो बहुत कम एरिया कवर कर पाती है। ठीक है, अगर मैं चंबल के अंदर बनास को जोड़ूं तब तो बात अलग है, तब तो चंबल बेसिन सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर बनास को और चंबल को अलग अलग माना जाता है तो बनास का कैचमेंट एरिया सबसे ज़्यादा होगा, देन लूणी, फिर चंबल और उसके बाद आता है माही। ठीक है, ये घटता हुआ क्रम है, घटता हुआ क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। मतलब सबसे ज़्यादा किसका कैचमेंट एरिया है? बनास, लूणी, चंबल, माही, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नदियों की लंबाई की अगर मैं बात करूं तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबाई की अगर बात करूं मैं, लेंथ की अगर बात करूं नदियों की, तो सबसे लंबी नदी जो है वो है चंबल, देन आई बनास, ठीक है, उसके बाद आई माही,
देन आती है बाणगंगा, ठीक है, उसके बाद आई लूणी, ठीक है, उसके बाद आई बेड़च। मेरे ख्याल से अब इन सभी नामों के साथ आप लोग फैमिलियर हो चुके होंगे। चंबल, बनास, माही, बाणगंगा, लूणी और बेड़च। ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे लंबी चंबल है, फिर बनास, फिर माही, फिर बाणगंगा, फिर लूणी, फिर बेड़च है, ठीक है। लेंथ आप लोग गूगल पे देख लें, मिल जाएगी इजीली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसकी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप लोग बनास की लिखना चाहते हैं तो 480 किलोमीटर है। और ध्यान रखिएगा, बनास के साथ एक फैक्ट और जुड़ा हुआ है, राजस्थान से निकलने वाली, राजस्थान में ही समाप्त होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? बनास होगी। चंबल नहीं है, राजस्थान से ही निकलने वाली, राजस्थान में ही समाप्त होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो चंबल में, राजस्थान से ही निकली, राजस्थान में ही समाप्त हो रही है। 480 किलोमीटर्स हैं, ठीक है। चलिए चलिए आगे कुछ और फैक्ट्स लिखवा देता हूँ मैं आपको। राजस्थान में कुछ झरने भी हैं, ठीक है, जो नदियों के ऊपर बने हुए हैं, नदियों के गिरने की वजह से झरने बनते हैं। तो कहाँ पे फेमस झरने हैं मैं उनकी बात कर लेता हूँ। मैं वापस से वही डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूँगा, सबसे ऊंचा झरना, फिर उसके बाद गिरता हुआ क्रम, ठीक है। तो सबसे ऊंचा झरना जो है वो चंबल नदी पे बना हुआ है, और इस झरने का नाम है चूलिया जलप्रपात। जलप्रपात झरने को हिंदी में नया स्पेशल एक नाम दिया गया है, जलप्रपात, ठीक है, या इंग्लिश में बोलते हैं वाटरफॉल, चूलिया वाटरफॉल्स, चंबल के ऊपर है। सेकंड जो हाईएस्ट है, अच्छा 18 मीटर का है ये चूलिया, ठीक है। मैनाल, मैनाल नदी मैंने आपको बताई थी थोड़ी देर पहले, इसके ऊपर जो झरना बना हुआ है उसका नाम मैनाल ही है, ठीक है, मैनाल जलप्रपात। अच्छा चूलिया तो आता है चित्तौड़ में, ये आता है भीलवाड़ा में। इसके बाद एक नदी है, छोटी नदी है, मांगली नदी, हमने नाम ही नहीं सुना इसका, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, कोई बात नहीं। भीमलात बूंदी में है, ठीक है, छोटी सी नदी है मांगली नदी। उसके बाद है कुकुंद, कुकुंद, इसके ऊपर जो झरना है उसका नाम है दिर, और यह है भरतपुर में, ठीक है। इसके अलावा कुछ और झरने हैं जो कि फेमस हैं, दामोह, ठीक है, ये डायरेक्टली किसी नाले से गिर जाते हैं, तो नदी का नाम मैं नहीं लिखने वाला इनके आगे, ठीक है। एक है गेपरनाथ का, या किसी पहाड़ी में से नेचुरल पानी का फ्लो हो रहा हो वहाँ से आ जाते हैं ये, ठीक है, इनमें कोई नदी नहीं है, ठीक है। गेपरनाथ, अरना झरना, ये कुछ अलग फेमस वाटरफॉल्स हैं। पांडुपोल, ठीक है, ये तो है अलवर में। अरना झरना है जोधपुर में। गेपरनाथ है कोटा में, और दामोह है धौलपुर में, ठीक है। ये और मैंने कुछ फैक्ट्स आपको लिखा दिए, ठीक है। इसके अलावा एक दो फैक्ट्स आप और लिख लीजिए, क्योंकि देखिए पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले आप लोगों से, ठीक है। लिखिए, राजस्थान में से 2 बारहमासा नदियां बहती हैं। बारहमासी मतलब होगी पेरिनियल रिवर्स। राजस्थान में केवल 2 बारहमासी नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? चंबल है और माही है, ठीक है। बाकी जितनी भी नदियां हैं राजस्थान से बहने वाली, सभी सीजनल रिवर्स हैं। सीजनल मतलब इनमें केवल मानसून के समय पानी आता है, बाकी के टाइम वो क्या रहती है, सूखी रहती हैं, ठीक है। तो केवल 2 नदियां हैं बारहमासी, चंबल और माही, जिसमें से माही जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। देखिए बांसवाड़ा में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे जा रहा है, इस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, तो नीचे से आती है फिर से ऐसे चली जाती है,
मैंने आप लोगों को बता भी दिया था ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, माही केवल एकमात्र ऐसी नदी है, पूरे इंडिया की नदी है ऐसी, एकमात्र नदी है पूरे इंडिया के अंदर, और कोई नदी नहीं है ऐसी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटे, ठीक है। तो 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही है, ठीक है। और बेड़ेश्वर को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, ये मैं आपको बात बता चुका था, ठीक है। और जाखम नदी जो है, जाखम नदी, जाखम नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। लिख लीजिए बात ये, जाखम नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, जाखम नदी को, ठीक है। और जाखम नदी मैंने आप लोगों को माही के साथ ही पढ़ाई थी, अगर आप लोगों को पता हो तो, ठीक है। सोम, माही, जाखम मिलके एक त्रिवेणी कॉन्फ्लुएंस बनाते हैं नवा टापरा में, बेणेश्वर धाम में, ठीक है। इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। और माही को एक और नाम दिया गया है, माही को कांठल की गंगा भी कहा जाता है, कांठल, माही को कांठल की गंगा भी कहा जाता है। मैंने आपको ये वर्ड बता रखा है जब मैंने आप लोगों को फिजियोग्राफिक रीजन्स पढ़ाए थे, उसमें मैंने कांठल वर्ड बता रखा है, किसको कहा जाता था? प्रतापगढ़ को, ठीक है। तो कांठल की गंगा भी कहा जाता है किसको? माही को। तो देखिए, मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे फैक्ट्स दे चुका हूँ आपको, जो कि यूज़फुल हो सकते हैं एग्ज़ाम में, और मैंने जिस तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है आप लोगों को ये वाला टॉपिक, मैंने देखिए पूरी अपनी तरफ से ईमानदारी वाली कोशिश की है, और इसमें से बाहर से क्वेश्चन आने की संभावना अब इसके बाद ना के बराबर है। जितना कुछ हो सकता था मैं नदियों के अंदर आपको सब कुछ बता चुका हूँ, इससे ज़्यादा नदियों के अंदर आने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। एक फैक्ट और बता देता हूँ आप लोगों को, स्टार लगा के लिख लेना, ठीक है। बाणगंगा नदी के बारे में, बाणगंगा अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि वो जयपुर से उद्गम होता है और वो जाके यमुना में जाके गिरती है, लेकिन आजकल वो नदी यमुना तक नहीं पहुंच पाती, पिछले कई सालों से वो यमुना तक नहीं पहुंच पा रही है, केवल उसका बेड नज़र आता है। बेड मतलब होता है जो नदी का तल होता है वो नज़र आता है, वहाँ तक पहुँचता हुआ। नदी प्रॉपर नहीं पहुँच पा रही, पानी नहीं पहुँच पा रहा, वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाते ही वो एक्सटिंक्ट हो रही है आजकल। तो इस वजह से कुछ किताबों के अंदर, इनफैक्ट सरकारी किताबों में भी आजकल उसको इनलैंड ड्रेनेज की रिवर कहने लगे हैं। बात सुन लेना ध्यान से मेरी, मैं कह रहा हूँ बाणगंगा के लिए उसको आजकल रिवर ऑफ इनलैंड ड्रेनेज भी कहने लगे हैं, क्योंकि उसका पानी पूरे प्रॉपर तरीके से यमुना तक नहीं पहुँच रहा है, ठीक है। तो आप लोगों की किस्मत है, वो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, भाई यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, उसमें बाणगंगा दे दे तो टिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी नदी इनलैंड ड्रेनेज की है, और उसमें जैसे मान लीजिए कांचली दे दी उसने, कांकने दे दी, रूपनगढ़ दे दी, और उसके बाद बाणगंगा दे दी, तो फिर वहाँ बाणगंगा आपको टिक करना है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नहीं है, आंतरिक प्रवाह की नहीं है, ठीक है। मान लीजिए उसने आपको ऑप्शन दे दिए कांतली, एक उसने दे दी कांकनी, एक उसने आपको दे दिया घग्गर, और एक उसने आपको दे दिया बाणगंगा, ठीक है। तो आंतरिक प्रवाह की नहीं है, ये आंतरिक प्रवाह की है, ये आंतरिक प्रवाह की है, ये भी आंतरिक प्रवाह की। और जो मैं बात बोल रहा हूँ आप लोगों को कि भाई ये भी तो एक आंतरिक प्रवाह की नदी है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखिए इसका मामला इधर का भी है उधर का भी है। अगर ऐसे ऑप्शंस आएंगे तब तो आपको जो टिक करना है वो टिक करना है आपको बाणगंगा, कि बाणगंगा भाई आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए उसने क्वेश्चन कुछ इस तरह का दे दिया, यहाँ पे उसने लिख दिया ऑप्शन में मेज, अब आप लोग थोड़ा सा फंस जाएंगे, आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी नहीं है। क्योंकि देखिए मेज को तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मेज का पानी सीधा किस में जाता है, चंबल में जाता है, वो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, वो तो बाहर निकल जाएगी, यमुना में होता है वो, उसका पानी तो बे ऑफ बंगाल तक पहुँच जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसका मामला थोड़ा सा ढुलमुल है। ये कुछ किताबें इसको, सरकारी किताबें ही कुछ तो इसको कहती हैं कि भाई ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, कुछ कहती हैं कि नहीं है, ठीक है। तब इस केस में हम इसको भी आंतरिक प्रवाह की नदी मानेंगे, कांकनी को, घग्गर को भी मानेंगे, और बाणगंगा को भी मानेंगे, ठीक है। वहाँ उस केस में हम लोग आंसर जो देंगे वो देंगे मेज।
समझ पा रहे हैं आप लोग जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना दिमाग थोड़ा सा चलाइएगा और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो इसके साथ मैं ये वाला चैप्टर समाप्त करता हूँ आपका, और अगला जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगा वो होगा लेक्स, ठीक है। आप लोगों को पता है एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी हैं, आप बिल्कुल भी इस भुलावे में मत रहिए कि एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। अभी आपके सामने जो है वो फाइनल है, वही सत्य है, उसी को ध्यान में रखते हुए तैयारी करते रहिए। और मैंने जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने स्ट्रेटजी बताई थी आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है। उसके अंदर मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स के बारे में नहीं बताया था कहाँ से पढ़ने हैं। तो ये इस पब्लिकेशन की आती है भाई करंट अफेयर्स, मूमल के ले लीजिए या अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, ये हर महीने की बुकलेट आती है। जनवरी से कोशिश कीजिए मिल जाए, नहीं मिलती जनवरी से तो कोई वार्षिक अंक ले लीजिए, आगे आने वाली हर एक का आप लोग क्या कहते हैं मंथली एडिशन लीजिए। इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िए करंट अफेयर्स के लिए, कुछ भी नहीं पढ़ना, केवल इसे पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं रटना, फैक्ट्स को केवल दिमाग में बिठाना है, ठीक है। वहाँ जब ऑप्शन देखेंगे तो अपना आप याद आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये बुक्स ले लें, इनसे आपका काम हो जाएगा, और कुछ ना लें। मैं बहुत इजी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली एज इट इज़ बैठेगा। अगर 15-20 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 13-14 क्वेश्चन तो इनमें से बैठ ही जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का वीडियो ये समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों से मिलूंगा जिसमें आप लोगों को लेक्स की हम बात करेंगे राजस्थान के, ठीक है। चलिए, थैंक यू।